हेलो, थोड़ी आवाज कम कर दे यहाँ वाला। हेलो 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 हेलो। बहुत कम हुआ है। ठीक है, थोड़ा और कम कर दे। हेलो हेलो, ये तो पहले से ही चालू कर दिया था एटलीस्ट। ऑलराइट। ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन और गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा रैपिड रिवीजन चल रहा है और रैपिड रिवीजन के अंदर हम आज बात करने वाले हैं अमेलगमेशन के टॉपिक की। ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये एक मास्टर फाइल है। मैं हर टॉपिक के अंदर आप लोगों को मास्टर फाइल बना के दे रहा हूँ, मास्टर क्वेश्चंस की फाइल बना के दे रहा हूँ। बट स्पेशली जब मैं बात करूंगा अमेलगमेशन की, स्पेलिंग पर मत जाना, अमेलगमेशन हो गया है। स्पेशली जब मैं बात करूंगा अमेलगमेशन की, तो अमेलगमेशन के मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा ही नहीं पाऊंगा। तो अमेलगमेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने इसके पूरे कॉन्सेप्चुअल नोट्स भी आपको दे रखे हैं, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, बाद में देख रहे होंगे, लाइव में देख रहे होंगे, वो पीडीएफ नोट्स आप प्लीज डाउनलोड कर लेना, बिकॉज मैं ये नोट्स को ही ध्यान में रखूंगा और मैं नोट्स के अंदर अमेलगमेशन A to Z हर चीज कंप्लीट करवा दूंगा। और इसी के अंदर आपको आगे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मैं दिखा देता हूं आपको, यहां से लेकर पूरे कॉन्सेप्चुअल नोट्स हैं और कॉन्सेप्चुअल नोट्स जहां पर खत्म हो रहे हैं उसके बाद आपके क्वेश्चंस यहां से शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चंस जो जो मास्टर लेवल प्रॉब्लम्स हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अमेलगमेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को करवाने के लिए जरूरी है, वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि अमेलगमेशन टॉपिक है, हम सब जानते हैं बहुत भारी टॉपिक है। एक अमेलगमेशन और एक कंसोलिडेशन बहुत भारी टॉपिक है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखिए यहां पर आप मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं बिल्कुल ही धड़ाधड़ फास्ट 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 करवाते जाऊं। यहां पर दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। पहले जो अमेलगमेशन में, जिनको अमेलगमेशन पहले से ही बहुत अच्छे से आता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद ये लेक्चर करने की जरूरत ही नहीं है। ये लेक्चर मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूं जो अमेलगमेशन भूल गए हैं, एक तरीके से जो अमेलगमेशन भूल गए हैं या फिर जिनको अमेलगमेशन में प्रॉब्लम है। तो इफ यू कंपेयर माय अर्लियर 2-3 लेक्चर्स ऑफ रैपिड रिवीजन, आज का लेक्चर और अमेलगमेशन का कल का लेक्चर और मे भी शायद परसों का लेक्चर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेलगमेशन करवाने के लिए मुझे 3 1.5 घंटे के लेक्चर लेने पड़ेंगे। अगर आप मेरे आज के लेक्चर्स देखेंगे तो मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो रहूंगा, क्योंकि ये अमेलगमेशन है। मैं बिल्कुल ऐसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह नहीं भागूंगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, और मैं भी आपसे यही समझ के चल रहा हूं कि आप भी तभी ये चैप्टर कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है या आप एक तरीके से भूल गए हो। ठीक है, अगर आप परफेक्ट हो इस चैप्टर के अंदर तो मुझे लगता है कि शायद आपको जरूरत ही नहीं है ये लेक्चर देखने की। ठीक है, तो किसी भी तरीके से ये मत बोलना कि यार बहुत स्लो जा रहा है सर। बहुत स्लो इसलिए जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 60% जनता को अमेलगमेशन थोड़ा सा स्लो ही चाहिए। ठीक है, सो और दूसरी बात, आज के दिन में मैं कोई क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। मैं जो भी करवाऊंगा वो कॉन्सेप्ट, और जो भी मैंने यहां पर अपने एग्जांपल सेट करके रखे हैं, उसमें मास्टर लेवल प्रॉब्लम्स भी सेट करके रखिए, मैं अपने एग्जांपल के साथ ही करवाऊंगा। मैं अपना पेस अपने हिसाब से रखूंगा ताकि तुम लोगों को सबको समझ में आ जाए। इतना एश्योरिटी दे रहा हूं कि आज के लेक्चर और बाकी के 2 लेक्चर करने के बाद अमेलगमेशन में आप अपने आप को बेटर ही पाओगे, इतना मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं अमेलगमेशन। ठीक है, शुरू करते हैं अमेलगमेशन गाइस। और जितने बच्चे लाइव अवेलेबल हैं वो सब चैट पे, फालतू की चैट बस मत करिएगा, और लॉजिकली जो आपको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम हो वो चीज बोलिएगा। ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, इसलिए क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। अमेलगमेशन, सबसे पहले अमेलगमेशन कहां से कवर होता है? AS14 से कवर होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है ना, AS14 से कवर होता है। अब कुछ कुछ बेसिक बातें, जैसे कि अमेलगमेशन के अंदर एब्जॉर्प्शन, मर्जर, टेक ओवर, ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। मतलब आप कभी टेक ओवर वर्ड यूज करते हो, कभी आप मर्जर करके वर्ड यूज करते हो, कभी आप एक्विजिशन वर्ड यूज करते हो। दीज ऑल आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। बट एक चीज समझना कि जो टेक ओवर होता है वो भी 2 टाइप का टेक ओवर होता है। या तो किसी कंपनी के पूरे पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेना और वो कंपनी को बंद कर देना, और दूसरा टेक ओवर होता है कि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को टेक ओवर कर देना, इक्विटी शेयर्स खरीद लेना, 50% से ज्यादा उसके इक्विटी शेयर खरीद लेना।
उसको भी टेक ओवर ही कहते हैं। जहां मैंने उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो अब मेरे पास उस कंपनी में कंट्रोल आ गया, अब मैं चला सकता हूं अपनी, मेरी सारी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, तो वो भी एक तरीके का टेक ओवर है। पर उस केस में सामने वाली कंपनी जो है वो कंपनी बंद नहीं हो रही है, वो कंपनी बंद नहीं हो रही, वो बन जाएगी मेरी सब्सिडरी कंपनी और मैं बन जाऊंगा होल्डिंग कंपनी। तो ये अकाउंटिंग चली जाएगी AS21 के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर। जबकि अगर मैं तुम्हारे बिजनेस को फिजिकली खरीद लेता हूं और तुम्हारी कंपनी को बंद कर देता हूं, लिक्विडेट कर देता हूं, तो एक तरीके से वो अमेलगमेशन माना जाता है और वो AS14 में कवर होता है। तो टेक ओवर बस दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल टेक ओवर और एक टेक ओवर थ्रू द शेयर्स। यही बस लिखा है मैंने यहां पर, और कुछ नहीं है। बाकी ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, मर्जर, एक्विजिशन एंड ऑल। ठीक है, अब यहां पर दो एंटिटीज होती हैं, यहां पर दो एंट्रीज होती हैं। कौन कौन सी दो एंटिटीज होती हैं? पहला एक होता है ट्रांसफर री और दूसरा कौन सा होता है? ट्रांसफरर। ट्रांसफर री कौन होता है? ट्रांसफर री मतलब बायर, जो खरीद रहा है, जो बिजनेस को खरीद रहा है, और ट्रांसफरर मतलब सेलर, जो बिजनेस अपना बेच रहा है और जो बेच के वो कंपनी खत्म हो जाएगी। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कंपनी अगर बंद हो रही है अपना बिजनेस बेच के तो वो सेलर मानी जाएगी और उसको आप ट्रांसफरर करके बोलोगे, आप उसको ट्रांसफरर करके बोलोगे। ठीक है, तो दो पार्टीज हो गई, एक ट्रांसफर री, एक ट्रांसफरर। चैप्टर के अंदर हम दोनों की अकाउंटिंग समझेंगे। ट्रांसफर री मतलब जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसकी अकाउंटिंग AS14 में कवर होती है, और जो ट्रांसफर री है, ट्रांसफरर जो सेलर है उसकी अकाउंटिंग किसी AS में कवर नहीं होती है। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें क्लोज करना होता है, उसके बुक्स को हमें क्लोज करना होता है। बुक्स क्लोज करने के लिए कोई AS लगता ही नहीं है। ठीक है, अब जो ट्रांसफर री है, बायर है, वो क्या खरीद रहा है? वो लॉजिकली उस कंपनी के नेट असेट्स खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? वो नेट असेट्स खरीद रहा है, उसके असेट्स को खरीद रहा है, उसकी लाइबिलिटीज को ले रहा है। सर लाइबिलिटी कैसे खरीदते हैं? भाई एक लोन है जो तुम्हारे नाम पे चल रहा है, अब मैंने तुम्हारी कंपनी को खरीद लिया तो मैंने लोन अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दिया, इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। का भी परचेज कर लिया मैंने। तो मैं जब बोलूंगा कि मैंने नेट असेट परचेज किया, मतलब मैंने असेट को परचेज किया और मैंने लाइबिलिटी भी अपने नाम पे करवा ली। कभी कभार तुम उस वर्ड को सुनोगे, दैट इज कॉल्ड अजम्पशन ऑफ लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी अब मैंने अपने नाम पर अज्यूम कर ली। तो हम क्या खरीदते हैं? ट्रांसफर री क्या खरीदता है? नेट असेट्स। क्या खरीदता है? नेट असेट्स। आप लोग फेस टू फेस में बैठे हो तो थोड़ा सा मुझे आपसे भी रिस्पॉन्स लगेगा। ठीक है, हाँ, तो ट्रांसफर ही क्या खरीदता है? नेट असेट्स खरीदता है। अभी क्या ट्रांसफर ही जो नेट असेट खरीद रहा है, क्या वो फ्री में खरीदेगा? नहीं, उसके बदले वो क्या पे करेगा। जब वो पे करेगा तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? या फिर पीसी, परचेज कंसीडरेशन। पीसी क्या बोलेंगे? परचेज कंसीडरेशन। अब जैसे मान लीजिए मैं आपकी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं, मैं आपकी कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूं, तो मैंने कंपनी टेक ओवर किया मतलब मैंने तुम्हारे असेट्स, मैंने तुम्हारी लायबिलिटीज अपने नाम पे कर ली। उसके बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में तुम्हें किस फॉर्म में दूंगा? कैश के फॉर्म में दे सकता हूं, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर तुम्हें इशू करूंगा। तुम्हें मतलब तुम हो खुद की कंपनी के ओनर्स, शेयर होल्डर्स। मैं तुम्हें बोलूंगा आ जाओ मेरी कंपनी में आ जाओ, मतलब मैं अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर दे रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा बिजनेस भी ले रहा हूं और तुम भी आ जाओ साथ साथ। तो मैं तुम्हें अपने कंपनी का शेयर होल्डर बना दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूं, या मैं तुम्हें डिबेंचर इशू कर सकता हूं, या मैं पीसी किसी भी फॉर्म में दे सकता हूं। तो पीसी हो जाएगा किसी भी फॉर्म में। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स थे कि ट्रांसफरी कौन होता है, ट्रांसफरर कौन होता है। ट्रांसफरी नेट असेट खरीद रहा है, उसके बदले वो पीसी दे रहा है, पीसी किस फॉर्म में दे रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी क्या है ये डिफरेंस क्या है? अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिक डिफरेंस मैं पूरा तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं, पर जो आपको मेन सुनना चाहिए वो सुनिए। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू सी, सॉरी सी नहीं, A प्लस बी इज इक्वल टू ए। जहां एक कंपनी दूसरी कंपनी को खा गई, एब्जॉर्ब कर गई, खा गई, बस क्या बची? एक खुद बची, तो ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अमेलगमेशन क्या होता है? अमेलगमेशन इज बेसिकली प्योर मर्जर। A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ए लिमिटेड बंद हो गई, बी लिमिटेड बंद हो गई, दोनों के बिजनेस एक नई कंपनी में चले गए, ए बी। ठीक है, तीसरा क्या होता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसको भी समझ लो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन A इज इक्वल टू बी,
मतलब एक कंपनी है जिसका खुद का मैनेजमेंट है, खुद का बिजनेस है, बंद करके नए नाम से वही बिजनेस शुरू कर दिया, नए नाम से वही बिजनेस शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सबसे बेस्ट बात यह है कि तीनों की अकाउंटिंग सेम है, तीनों की अकाउंटिंग सेम होने वाली है, तो इसीलिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर आएगा तो थ्योरी में हो सकता है आ जाए, बट इसके अलावा आपको कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर होगा आई होप। उसके बाद AS 14 के अकॉर्डिंग अमेलगमेशन दो टाइप के होते हैं, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अच्छा, मैंने कहा AS 14 के हिसाब से, और मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया कि AS 14 किसके ऊपर लगता है, बायर के ऊपर, ट्रांसफरी के ऊपर। मतलब वो बायर को कहना चाहता है कि जब तू अकाउंटिंग करेगा, जब तू अमेलगमेशन की अकाउंटिंग करेगा, तो या तो तू अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ परचेज की तरह कर, या तो तू अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ मर्जर की तरह कर। दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग है, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है? इन द नेचर ऑफ परचेज के अंदर कहीं ना कहीं जो कंपनी खरीद रही है दूसरे का बिजनेस, वो नेगोशिएट कर रही है, वो अपना फायदा देख रही है कि बस मैं बिजनेस को खरीदूं और कम से कम पे करूं, वो नेगोशिएट कर रही है। दूसरा तरीका ये बोलना कि मैं चाहूंगा कि तुम मेरी कंपनी में ना हो, मैं बस तुम्हारा बिजनेस ले लूं और तुम्हें पीसी कैश में दे दूं, मैं तुम्हें अपना शेयर होल्डर ना बनाऊं, या अगर शेयर होल्डर बनाऊं भी तो मैं तुम लोगों को कंट्रोल पास ऑन ना करूं, थोड़े बहुत शेयर दे दूं, कंट्रोल मेरे पास ही रहना चाहिए। इन एनी वे, इन द नेचर ऑफ परचेज मतलब मेरा डोमिनेशन होना चाहिए। मैं तुम्हारे धंधे को खरीद रहा हूं, पर मैं तुम्हें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, इन्वॉल्व कर रहा हूं तो तुम्हें कंट्रोल नहीं दे रहा हूं। इसको कहते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज। जबकि इन द नेचर ऑफ मर्जर इसके जस्ट ऑपोजिट, कि मैं तुम्हारे धंधे को खरीद रहा हूं, पर मैं और तुमने मिलकर यह डिसाइड किया है कि बिजनेस को साथ में चलाएंगे, तुम भी आ जाओ, तुम भी शेयर होल्डर बन जाओ, मैं तो हूं ही सही, दोनों मिलकर चलाएंगे बिजनेस को, और तुम्हारे पास भी कंट्रोल रहेगा, मेरे पास भी कंट्रोल रहेगा, मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, दैट इज कॉल्ड मर्जर। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो परचेज और मर्जर में यह फर्क है। अब आपको यह फर्क अकाउंटिंग के अंदर दिखेगा जब मैं आगे बढ़ूंगा, यह फर्क बताना मुझे आपको जरूरी था कि परचेज ऐसा क्यों है और मर्जर ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग में मैं आपको रिफ्लेक्ट करूंगा कि देखो ये मैंने बोला था, तो देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसी चीजें है ना। तो इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि मर्जर के अंदर मैं तुम लोगों के धंधे को तो खरीद रहा हूं, पर तुम लोगों को भी अपनी कंपनी में लाना मैंडेटरी है, जरूरी है, मैं तुम्हें लाना ही पड़ेगा, मुझे तुम लोगों को अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाना जरूरी है। परचेज के केस में जरूरी नहीं है, परचेज के केस में हो सकता है मैं तुम्हें पीसी कैश में देके रफा दफा कर लूं, ठीक है। चलिए, अब इसी के कारण अब हमें AS 14 ये कहता है कि अब अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ अगर मर्जर होगा तो उसकी 5 कंडीशंस होती हैं। अगर आपने वो सारी की सारी 5 कंडीशन फुलफिल कर ली तो उसको मर्जर माना जाएगा। अगर आपने पांचों की पांचों कंडीशंस फुलफिल कर ली तो मर्जर माना जाएगा। क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस है? पहला, तुम्हें सारे के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफरर मतलब सेलर के सारे असेट्स लाइबिलिटीज को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, टेक ओवर करना पड़ेगा। क्या लिखा है मैंने? सबकी सब असेट लाइबिलिटी मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने का। उस कंपनी के अंदर सारे असेट्स तुम्हें लेके आनी पड़ेंगी, उस कंपनी के अंदर सारे लाइबिलिटीज तुम्हें लेके आनी पड़ेंगी, तुम कुछ भी नहीं छोड़ोगे। अगर तुम कुछ छोड़ रहे हो तो समझ जाना कि क्वेश्चन इन द नेचर ऑफ परचेज का है। कैसे देगा वो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा A लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ B लिमिटेड एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। समझ जाना इन द नेचर ऑफ परचेज है। A लिमिटेड टुक ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट इन्वेंट्री। समझ जाना इन द नेचर ऑफ परचेज है। जो भी वो एक्सेप्शन में कंडीशन लगाए तो समझ जाना कि वो इन द नेचर ऑफ असेट हो गया। और अगर वो सारी की सारी असेट लाइबिलिटी लेके आ रहा है तो चांसेस हाई हो जाएंगे कि वो इन द नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है। आई मेरी बात समझ में? दूसरा, पहली कंडीशन सारे के सारे असेट लाइबिलिटी लेके आना। दूसरा, एटलीस्ट 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तुम्हारे मतलब ट्रांसफरर सेलर, तुम्हारे कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने को राजी हैं। कंसेंट चाहिए मुझे। क्या चाहिए मुझे? कंसेंट। तुम्हारे टोटल शेयर होल्डर्स का 90% शेयर होल्डर्स का मुझे कंसेंट चाहिए
कि वो इस अमेलगमेशन के फेवर में हैं, वो हां कर रहे हैं कि यस वी आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर री कंपनी। तो 90% शेयर होल्डर्स का क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? मस्ट अग्री टू बिकम द शेयर होल्डर्स, बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय वर्च्यू ऑफ अमेलगमेशन। ठीक है, अब अगर मान लो 90% पूरा करने के लिए मैं खुद तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा हूं, 90% के अंदर मान लो मैं खुद, मेरी कंपनी खुद तुम्हारी शेयर होल्डर है, मान लो 40-50% से, तो मेरे परसेंटेज को नहीं गिना जाएगा। 90% किसका देखना है? एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स का देखना है। किसका देखना है? एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स का 90% देखना है। तो अगर मान लीजिए, मुझे कायदे से नोट्स निकाल लेने चाहिए थे, 2 मिनट रुक जाइए, मैं लिखना भी पड़ेगा मुझे। मान लो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड के कुल मिला के 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। उस 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स में से ए लिमिटेड होल्ड कर रहा है 2500 शेयर। ए लिमिटेड होल्ड्स 2500 नंबर ऑफ शेयर्स एंड 7500 नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स, हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। तो आपको 90% इसका देखना है। कितना हुआ 90%? 6750 नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब इतने शेयर होल्डर्स जो कम से कम 6750 नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं, वो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स बनने को रेडी हैं। क्योंकि ए लिमिटेड कौन है? ए लिमिटेड है ट्रांसफर री। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रही है। तो ए लिमिटेड बोलेगी देखो 2500 तो मेरे पास ही है तुम्हारे शेयर, मेरा तो, मैं तो हूं एग्रीमेंट में। वो ऐसा नहीं कर सकती, उसको बाकी का 90% करना पड़ेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो तुम्हारी कंपनी के सारे एसेट लायबिलिटी मुझे चाहिए। तुम्हारी कंपनी के मिनिमम 90% शेयर होल्डर्स मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स बनने को रेडी हो। इक्विटी, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने को रेडी हो। ठीक है, फिर तीसरा कंसीडरेशन। मैं जो तुम्हें पीसी दूंगा, वैसे तो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि पीसी कैश में दे सकते हैं, पीसी इक्विटी में दे सकते हैं, पीसी प्रेफरेंशियल में दे सकते हैं, पीसी डिबेंचर में दे सकते हैं, पर मर्जर के केस में पीसी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में दूंगा। मैं तुम्हें किसी और के फॉर्म में पीसी नहीं दूंगा। यहां मैं बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, मतलब इन लोगों को जो तुम लोग हो। तुम लोग कौन हो? इक्विटी शेयर होल्डर हो उस कंपनी के। आ जाओ मेरी कंपनी में, मैं भी तुम्हें इक्विटी ही दूंगा। मैंने आपको कहा था कि आपको रिफ्लेक्ट, मैं आपको ये प्रूव करवाऊंगा कि वो मैंने जो जैसा बोला अभी थोड़ी देर पहले, मर्जर में मिलके काम करेंगे वाला, यही यहां पर प्रूफ हो पा रहा है कि मिलके काम करेंगे। क्योंकि मर्जर क्या कहता है? मर्जर कहता है तुम मैं एक बराबर मिलके कंट्रोल करेंगे। मिलके कंट्रोल करने के लिए मुझे तुम्हें तो इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे ना, तुम्हें तो मालिक बनाना पड़ेगा ना। अगर मैं तुम्हें मालिक बना ही नहीं रहा हूं तो कैसे मिलके काम करेंगे? तो इसीलिए मर्जर की जो तीसरी कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सामने वाले को भी इक्वल कंट्रोलिंग पावर देना चाह रहा हूं, और वो जरूरी है रिफ्लेक्ट होना, इसीलिए वो मर्जर है। मतलब लिखा है मैंने, ओनर बनाओ सबको, सबको हमें ओनर बनाना पड़ेगा इक्विटी वाला। तो पहली कंडीशन सारे असेट लायबिलिटी लेने पड़ेंगे, दूसरी कंडीशन 90% इक्विटी शेयरहोल्डर्स का कंसेंट चाहिए, तीसरी कंडीशन मुझे सामने वालों को इक्विटी के फॉर्म में ही पीसी देना पड़ेगा, चौथी कंडीशन मुझे तुम्हारे बिजनेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मतलब जो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं ना, तो मुझे कैरी ऑन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे धंधे को खरीद के तुम्हारा धंधा बंद कर दिया, असेट ले ली मैंने अपने हाथ में, ऐसा नहीं कर सकता। फिर काएगा, फिर तो यही होगा ना, ये तो मेरा डोमिनेशन हो गया। ये तो मेरा डोमिनेशन नहीं चलना चाहिए, मुझे तुम्हारे बिजनेस को कैरी ऑन करना है कंटिन्यूअसली। ये लाइन अगर किसी क्वेश्चन में लिखी हुई आ गई तो 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन मर्जर का हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन कि मैं पहली कंडीशन के अंदर जितनी भी असेट लायबिलिटी, जितनी मतलब मैं सारी की सारी असेट लायबिलिटी तुम्हारी टेक ओवर कर रहा हूं, तो पहली कंडीशन के अंदर मैं तुम्हारी जितनी भी असेट लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा हूं वो सारी की सारी असेट लायबिलिटी मुझे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकता उसमें, मैं उन असेट्स लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं उन असेट्स लायबिलिटीज में कोई और चेंज नहीं कर सकता एक्सेप्ट वन चेंज। एमसीक्यू में आएगा, ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है ये, एक्सेप्ट वन चेंज। हां, अगर तेरी अकाउंटिंग पॉलिसी और मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है, तेरी अकाउंटिंग पॉलिसी और मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है। जैसे तेरी इन्वेंट्री है, तेरी इन्वेंट्री की वैल्यू दिख रही है 50,000, तूने अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू किया है फीफो के हिसाब से, और मैं अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करता हूं वेटेड एवरेज के हिसाब से, ठीक है। तो क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं तेरी इन्वेंट्री को रिकैलकुलेट करूंगा वेटेड एवरेज के हिसाब से, और वेटेड एवरेज के हिसाब से रिकैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगा 58। अब मैं तेरी जब इन्वेंट्री टेक ओवर करूंगा तो उसको किस पे रिकॉर्ड कर सकता हूं, 58 पे। यहां मैंने चेंज किया क्योंकि यहां मैं तेरी और मेरी दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग थी, मैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना चाह रहा हूं। बट अगर मान लीजिए कि तेरी इन्वेंट्री 50,000 की है फीफो बेसिस पर, मैं भी फीफो बेसिस फॉलो करता हूं, तो मैं तेरी इन्वेंट्री को एज इट इज 50 पे लेके आऊंगा, मैं मार्केट वैल्यू पे टेक ओवर नहीं करूंगा। तो अगर ऐसा है तो वो क्या बन जाएगा, मर्जर बन जाएगा। आई वाली बात समझ में कि नहीं, मैं किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इन द नेचर ऑफ परचेज के लिए क्या होगा, अब हम उल्टा बात करते हैं। इन द नेचर ऑफ परचेज कब कब होगा, इन द नेचर ऑफ परचेज तब होगा जब सिलेक्टेड असेट लायबिलिटी टेक ओवर होगी, सिलेक्टेड असेट लायबिलिटी टेक ओवर होगी, ये परचेज का केस है, ठीक है, जब सिलेक्टेड असेट लायबिलिटी टेक ओवर होगी। दूसरा लेस देन 90% का कंसेंट होगा, लेस देन, ये और है, क्योंकि मर्जर के लिए पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, परचेज में कोई एक भी आ गई तो बस परचेज है। तो लेस देन 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंसेंट, और तीसरा पीसी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, पीसी कैश के फॉर्म में हो सकता है, डिबेंचर्स के फॉर्म में हो सकता है। अगर इनमें कोई भी एक चीज मैच हो रही है तो वो क्वेश्चन तुम्हारा परचेज नेचर का बन जाएगा, वो तुम्हारा क्वेश्चन परचेज नेचर का बन जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारा क्वेश्चन परचेज नेचर का बन जाएगा। फोर्थ क्या था, मैं अगर सेम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, सेम बिजनेस नॉट कंटिन्यू, मैं अगर सेम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं तो वो परचेज मेथड बन जाएगा, तो वो इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा, ठीक है, तो वो इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। और पांचवा कंडीशन, मैं जितनी भी असेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूं, भले मैं सारी की सारी असेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर मैं उनको मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, एट मार्केट वैल्यू, एट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो समझ जाना कि वो परचेज मेथड होगा। और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, मर्जर के अंदर एंड था, यहां और है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, गाइस अंडरस्टूड और नॉट। तो ये परचेज का हमने मर्जर से हमने परचेज बना लिया कि मर्जर में अगर ये सब नहीं हुआ तो वो परचेज बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं फिर से बता दूं, मैंने अभी जस्ट लेक्चर शुरू किया तो मैंने एक चीज बोली, मैं यहां पर थोड़ा सा अपना पेस हल्का सा धीमा रखूंगा कंपेयर टू माय अर्लियर 2 लेक्चर्स ऑफ आरआर। इसमें अमेलगमेशन है, अमेलगमेशन में एक्चुअली वी नीड थोड़ा सा कंसंट्रेशन, तो यहां पर मैं थोड़ा सा पेस कम रखूंगा। अगर आप सुपर कॉन्फिडेंट हो अमेलगमेशन में तो ये लेक्चर मत देखिएगा, प्लीज मत देखिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे पूरा ब्रशअप करना है तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। अगर आपको अमेलगमेशन नहीं भी आता है तो भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। चलिए, सो हमने ये समझा कि मर्जर की कौन सी 5 कंडीशंस होती हैं। गाइस आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो आइए एग्जांपल नंबर 1 पे, कैलकुलेटर अपना रेडी रखिएगा। एग्जांपल नंबर 1, A Limited and B Limited decided to amalgamate and form a new company AB Limited। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर A प्लस B इज इक्वल टू AB हो गया तो बस ये फॉर्म देखकर हम पिघल जाएं और हम बोले ये तो मर्जर है, ये तो मर्जर है, ये तो मर्जर है। नेचर हमें देखना है कि ये मर्जर भी हो सकता है, ये परचेज भी हो सकता है। सर परचेज कैसे हो सकता है, इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ऑफ ए मान लो डोमिनेट कर रहे हैं तो ये इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। इस कंपनी के अंदर मान लो हैं दोनों के शेयर होल्डर्स, पर किसके डोमिनेट कर रहे हैं, ए के, तो ये परचेज ही हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 2 कंपनी का मर्ज हुआ है और एक तीसरी कंपनी बनी है तो वह इन द नेचर ऑफ मर्जर ही माना जाए, जो कि बहुत लोग गलत समझते हैं। तो क्या क्या हमने देखा, ए लिमिटेड के फिक्स असेट्स हैं, बी लिमिटेड के फिक्स असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं। मतलब ये नेट असेट्स है। जैसा मैं आपको समझा रहा था कि किसी भी कंपनी को जब हम टेक ओवर करते हैं तो नेट असेट्स टेक ओवर करते हैं। मार्केट वैल्यू कितनी है पीपीई की, 66 लाख।
और बी की 47 लाख। मार्केट वैल्यू करंट एसेट्स की सेम एज बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी भी सेम एज बुक वैल्यू है। परचेज कंसिडरेशन डिसाइड कितना हुआ है, 69 लाख एंड 54 लाख। ये परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द नेट असेट्स एट फेयर वैल्यू। क्या लिखा है, इट वॉज डिसाइड टू रिकॉर्ड द नेट असेट्स एट फेयर वैल्यू। तो बताइए, पहचानिए, ये कौन सा नेचर आ गया, परचेज नेचर आ गया, ये मर्जर नेचर नहीं है। अब यहां पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपको गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि मर्जर के अंदर असेट लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, पर मैंने ये नहीं कहा कि पीसी बुक वैल्यू पे निकालना है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम पीसी कैलकुलेट करते हैं, पीसी कैलकुलेशन, जब भी हम पीसी कैलकुलेशन करते हैं तो ऑलवेज पीसी ऑलवेज मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट होती है, इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अमेलगमेशन, नेचर ऑफ अमेलगमेशन। चाहे वो मर्जर हो, चाहे वो परचेज हो। सिंपल सी बात है बेटा, तुम्हारे तुम्हारे बैलेंस शीट में, ट्रांसफरर के बैलेंस शीट में एक लैंड दिख रहा है 1 लाख रुपए का, 20 साल पहले खरीदा गया था, 20 साल पहले खरीदा गया था, 20 ईयर्स अगो। और लैंड को मैं 1 लाख पे तब से लेकर मैं कॉस्ट पे दिखा रहा हूं, मेरी मर्जी है ना, मतलब तुम अपनी बुक्स में कॉस्ट पे दिखा रहे हो। आज जब मैं तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करूंगा, अरे अकाउंटिंग AS 14 बोलता है इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज, पर रियल सिचुएशन में जो अपनी कंपनी मुझे बेच रहा है, मैं उसको बोलूंगा देख देख देख, तू और मैं मिलके काम करते हैं, ठीक है, तू और मैं मिलके काम करते हैं, बढ़िया, दोनों का डोमिनेशन, मेरा डोमिनेशन नहीं होगा, मिलके काम करते हैं, चल मैं तेरे को लैंड का 1 लाख देता हूं। वो बोलेगा पागल हो गया है क्या, आज लैंड करोड़ों की है, तू मुझे 1 लाख दे रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब सामने वाला मुझसे पीसी लेगा, जब वो बोलेगा हाँ भाई मैं अपना बिजनेस तेरे को बेच रहा हूं, तू मुझे पैसे दे या तू मुझे उतने की वैल्यू के शेयर दे, तो क्या मैं उसको 1 लाख की वैल्यू के शेयर दूंगा? वो बोलेगा पागल हो गया है क्या, 20 साल पहले खरीदी थी लैंड मैंने, बुक वैल्यू उसकी 1 लाख है, तू रिकॉर्ड 1 लाख पे कर, तू रिकॉर्ड जाके कितने पे कर, 1 लाख। पर भाई पीसी, मैं आज अपना बिजनेस तेरे को बेच रहा हूं, तो बिजनेस की तो आज की वैल्यू देखी जाएगी ना, कितने का बिजनेस है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बेटा जी, पीसी अलग होता है, पीसी अलग होता है, और अकाउंटिंग, मर्जर परचेज अकाउंटिंग अलग होता है। पीसी को इसके साथ मिक्स मत करना। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है, सर ने बताया था, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, असेट एंड लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, पर जब हम पीसी कैलकुलेट करते हैं, तो पीसी कैलकुलेट करते वक्त हम असेट लायबिलिटी हमेशा किस फॉर्म में लेते हैं, मार्केट वैल्यू पे ही लेते हैं। इसीलिए यहां पर देखिए, आप यहां पर प्लीज कैलकुलेटर करेंगे भैया, ये सब बुक वैल्यूज हैं, ये सब बुक वैल्यू हैं, बट आप ध्यान से कैलकुलेट करिए, ए लिमिटेड की पीपी की मार्केट वैल्यू कितनी है, करो लिखो 66। करंट एसेट तो सेम है, वो बोल रहा है बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है, तो लिखो 66 प्लस 30, और लाइबिलिटी भी सेम बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू एक ही है, तो -27 कितना। इसीलिए वो बोल रहा है कि पीसी हुआ 69। पीसी कैलकुलेट करते वक्त आप नेचर ऑफ अमेलगमेशन नहीं देखोगे। इतनी मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी कमेंट करके बताइएगा समझ में आएगी नहीं, आप सबको क्लियर है कि नहीं? पीसी निकालते वक्त हमें नेचर ऑफ अमेलगमेशन पर ध्यान नहीं देना है। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, फाइनल कंक्लूजन बोलो। कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चंस जहां आपको अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होगा, वहां पर भी पीसी आपका मार्केट वैल्यू पर ही निकलेगा, समझे? पर असेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कितने पे होगी, असेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कितने पे होगी, बुक वैल्यू पे। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
तो ये मर्जर नहीं है, ये मर्जर नहीं है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अच्छा, हम इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लेते हैं। बी का पीसी कितना आया? बी का पीसी 54 आया। कैसे 54 आया? प्लीज 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 डू इट। 47 प्लस 25 माइनस 18, 54 आया। अब कुल मिला के हम पीसी कितना दे रहे हैं? 69 और 54 टोटल कितना होता है? 123। 123 का हम 123 का हम पीसी दे रहे हैं, जबकि नीचे उसने क्या बोल दिया? हम रिकॉर्ड कितने पे करेंगे? रिकॉर्ड कितने पे करेंगे? फेयर वैल्यू। तो हमने क्या बोला? कंक्लूजन, ये मर्जर नहीं है। ये क्या है? परचेज। नीचे लिखा भी है परचेज कंसिडरेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन। तो चलिए, हमने मार्केट वैल्यू के हिसाब से पीपी को रिकॉर्ड किया, तो पीपी आ गई 113 की। 113 कैसे आया? 66 और 47 करो। 66 और 47 113 होता है क्या? देखो मार्केट वैल्यू पर। अच्छा, करंट एसेट हमने कितने में रिकॉर्ड किया? 55। 55 कैसे आया? 30 और 25। टू लायबिलिटी हमने कितने में रिकॉर्ड किया? 45। 45 कैसे आया? 27 और 18। और बाकी हमने पीसी उसको दे देना है। टू परचेज कंसिडरेशन पेएबल। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? सर अगर ये मर्जर होता तो क्या करते? अगर ये मर्जर होता तो मैं पीपी को कितने पे रिकॉर्ड करता? चलो जल्दी बताओ, बुक वैल्यू पीपी को कितने पे रिकॉर्ड करता? 50 और 40। कितने पे रिकॉर्ड करता? 90 पे। करंट एसेट तो सेम 55 पे। टू लाइबिलिटी तो सेम 45 पे, ठीक है। और टू पीसी पेबल 123, क्योंकि वो तो मार्केट वैल्यू पर ही होता है ना। और इसमें डेफिनेटली कुछ डिफरेंस आता है, डिफरेंस की अकाउंटिंग में आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है। समझ में आया कि नहीं? कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें? 23 का। उसकी अकाउंटिंग में आपको आगे समझाऊंगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? आइए आइए एग्जांपल नंबर 2 पे आइए। ये एग्जांपल नंबर 2 आपका एमसीक्यू रिलेटेड एग्जांपल है। A Limited has 1 lakh number of outstanding shares. B Limited is taking over A Limited. तो B Limited कौन बन गया? ट्रांसफरी। A Limited कौन बन गया? ट्रांसफरर। B Limited is also holding 15,000 शेयर इन A Limited. B Limited पहले से ही उस कंपनी के कितने शेयर होल्ड कर रहा है? B, जो खरीदने वाला व्यक्ति है ना, वो पहले से ही सामने वाली कंपनी के 15,000 शेयर होल्ड कर रहा है। तो बाकी के अगर 15,000 हटा दें, अगर 15,000 हटा दें तो बेटा 1 लाख में से 15,000 गए, कितने बचे? 85। तो लिखा है आगे कि अदर शेयर होल्डर्स होल्डिंग 75 नंबर्स आर गिविंग देयर कंसेंट इन फेवर ऑफ द अमलगमेशन। कंसेंट कितने लोग दे रहे हैं? चेक करते हैं कि ये 90% हो रहा है कि नहीं। तो आप 90% के लिए क्या ऐसा करोगे क्या कि 75 प्लस मैं खुद 15 होल्ड कर रहा हूं तो 90 हो गया? हाँ, हो रहा है क्या 90? नहीं देखेंगे, क्योंकि खुद के होल्ड किए हुए शेयर्स भी नहीं काउंट होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा 75 सिर्फ, और 75 आउट ऑफ 85। 75 आउट ऑफ, करो कितना परसेंटेज हो रहा है? 88.24% हो रहा है। तो इसका मतलब ये अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, ये अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हुआ। कुछ आया समझ में कि नहीं? अब ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली वो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, वो आपसे डिस्क्रिप्शन लेवल पे नहीं पूछ सकता। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, तो अपन यहां तक ये समझ बैठे कि मर्जर के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है एसेट लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे, जबकि परचेज में जरूरी नहीं है रिकॉर्ड, हम मार्केट वैल्यू पे भी कर सकते हैं। बट पीसी की वर्किंग करने के लिए, पीसी की वर्किंग करने के लिए हमेशा हमें मार्केट वैल्यू पे ही ध्यान रखना पड़ता है। आ रही क्या मेरी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन द नेचर ऑफ मर्जर को हटाकर, इन द नेचर ऑफ परचेज को हटाकर, अब हम थोड़ी देर तक बात करेंगे किसकी? पीसी की। पीसी की बात करेंगे कि पीसी कैसे निकालते हैं, पीसी कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पीसी, वेन एवर वी टॉक अबाउट पीसी, तो तुम सामने वाले को कंसिडरेशन कितना दोगे? ऑब्वियसली उसके औकात के हिसाब से। यस, आई यूज दिस राइट वर्ड। उसकी औकात मतलब उसकी वर्थ के हिसाब से, उसकी नेटवर्थ के हिसाब से। तो जब भी तुम पीसी निकालोगे तो तुम उसको उसकी औकात के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन दोगे। इसीलिए आपको बोलने को तो, बताने को तो यह है
कि पीसी के ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है, पर कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, पीसी हमेशा आपके नेट एसेट पे बेस्ड होता है। कुछ भी कर लो, पीसी हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन नेट एसेट्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। कुछ भी कर लो, अब वो किसी ना किसी तरीके से औकात पे ही आ जाएगा। कैसे औकात पे आ जाएगा? कैसे औकात पे आ जाएगा? मान लो वो बोल रहा है कि ट्रांसफरी विल इशू 3 shares for every 5 shares of ट्रांसफरर। ट्रांसफरी जो है वो ट्रांसफरर के हर एक 5 शेयर के बदले उसको कितने शेयर इशू करेगी? गाइस 5 शेयर, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि ट्रांसफरर की बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दिखता है 50 लाख रुपए का, 10 रुपए के हिसाब से कितना दिख रहा है? 50 लाख रुपए का। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए? 5 लाख। तो 5 लाख शेयर्स भी तो कंपनी की ओवरऑल नेटवर्थ ही डिनोट करता है ना, कि कंपनी की नेटवर्थ अगर आज तुम निकालोगे, कंपनी की टोटल नेटवर्थ निकालोगे, तो कंपनी की नेटवर्थ कितने टोटल शेयर्स के हिसाब से निकाली जाएगी? 5 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उसकी मार्केट वैल्यू, निकल गई उसकी नेटवर्थ। तो वो घुमा फिरा के उसकी नेटवर्थ के हिसाब से उसको शेयर दे रहा है। वो बोल रहा है देख तुम लोगों के पास कुल मिला के 5 लाख शेयर्स हैं, मैं तुम लोगों के 5 लाख शेयर्स के बदले मैं तुम्हें अपने 3 लाख शेयर्स दूंगा। 3 for every 5 मतलब 3 लाख हो गया ना। तो ये भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के किसके ऊपर आ गया? नेट एसेट्स। दूसरा तरीका वो बोल रहा है कि मैं पीसी दूंगा, पीसी विल बी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में? हर एक असेट की, पीपी की मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, डेटर्स की करंट असेट्स की मार्केट वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू करूंगा, तो ये पीसी आ जाएगा। क्या किया आपने? नेट एसेट ही तो किया ना आपने। तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कान ऐसे पकड़ो कान वैसे पकड़ो। आपको अलग लोग अलग अलग प्रकार से बोलेंगे कि बेटा पीसी के 2 मेथड होते हैं, पीसी के 3 मेथड होते हैं, पीसी के 5 मेथड होते हैं। हर एक मेथड के अंदर पीसी नेट एसेट के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। अगर इतने खुले विचारों से ये एक्सेप्ट करोगे ना, तो किसी भी क्वेश्चन में पीसी निकालते वक्त फंसोगे नहीं, क्योंकि पीसी हर एक क्वेश्चन की जान होने वाली है। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको पीसी निकलवाया जाएगा और आपको पीसी के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी चैट पे बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। तो अब आते हैं अपन पीसी कि पीसी का क्या होता है। हम सबसे पहले पीसी किस फॉर्म में देते हैं? पीसी हम शेयर्स के फॉर्म में देते हैं, कैश के फॉर्म में देते हैं, हम अदर असेट्स के फॉर्म में पीसी दे सकते हैं। पर देते किसको हैं? शेयर होल्डर्स को। किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स में कौन आता है? प्रेफरेंस और इक्विटी। प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप जो भी दोगे वो पीसी होगा। अगर आप डिबेंचर होल्डर्स को पीसी दे रहे हो, अगर आप डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी पेमेंट कर रहे हो, तो वो पीसी नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स को अगर आप कुछ उनको दे रहे हो तो वो पीसी नहीं होगा। हम धीरे धीरे चीजों को आगे प्रूव करेंगे एक एक करके। सिर्फ अभी एक्सेप्ट करते जाओ इन चीजों को कि हां जो पढ़ाया जा रहा है वो सब ठीक है। आई क्या मेरी बात समझ में? यहां ये मैं आपको बात बता चुका था, पीसी शैल ऑलवेज बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि मर्जर हो चाहे परचेज हो, पीसी हमेशा किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। अब या तो वो फेयर वैल्यू शेयर्स की निकाली जाएगी या तो फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की निकाली जाएगी। वो किसी की भी फेयर वैल्यू हो सकती है, पर पीसी हमेशा फेयर वैल्यू पर ही होगा। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यूज नहीं दिया हुआ या कुछ कुछ असेट की फेयर वैल्यू दी हुई है, बाकी असेट की कुछ बताई नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बुक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। जैसे इस एग्जांपल में अपन ने पीपी का याद है आपको फेयर वैल्यू दिया हुआ था, पर करंट असेट और लायबिलिटी को तो हमने बुक वैल्यू ले लिया ना। तो अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं दिया तो मान लो झक मार के कि बुक वैल्यू ही फेयर वैल्यू है। क्या ऑप्शन है हमारे पास? और कोई ऑप्शन भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? PC also includes any additional payment which is probable in future and can be measured reasonably। इसको आप लिखोगे contingent consideration। contingent consideration MCQ का सवाल है। contingent consideration
ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन क्या होता है? मैंने आज आपकी कंपनी को टेक ओवर किया और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको 3 शेयर दूंगा, हर 5-5 शेयर के बदले में। आपके 5-5 शेयर के बदले में कितने दूंगा? 3। आप मान ही नहीं रहे हो, आप नेगोशिएट कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं सर गलत दे रहे हो, आप पीसी हमें कम दे रहे हो, हमारी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है। मैं बोल रहा हूं यार देखो, ज्यादा है ना वैल्यू, मेरे को तो तुम्हारी वैल्यू ज्यादा दिख नहीं रही है। एक काम करते हैं, तुम मुझसे अभी फॉर एवरी 5 3 शेयर ले लो और उसके बाद वेट करते हैं 2 साल तक का कि तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करने के बाद कितना ग्रोथ होता है। अगर ग्रोथ 10% बढ़ गया तो मैं तुम्हें एडिशनल 5 करोड़ रुपए के शेयर और इशू कर दूंगा। व्हाट इज दिस? कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन। आया समझ में कि नहीं? मैं तुम्हें फ्यूचर की कुछ कंडीशन के बेसिस पर कंसीडरेशन दे दूंगा। तो कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन को भी पीसी में ऐड किया जा सकता है अगर आज उसको एस्टिमेटेड रीजनेबली कर सकते हो तो। आज आप उसको रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हो तो। कुछ आया समझ में कि नहीं? आई होप ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ रहा होगा। कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन भी पीसी के अंदर आएगा। आई क्या मेरी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने खुद भी लिख के रखा है कि पीसी निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है एक्सचेंज रेशियो मेथड, एक होता है एसेट नेट एसेट मेथड। पर मैं थोड़ी देर बाद आपको प्रूव कर दूंगा कि दोनों सेम मेथड है, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं नेट एसेट से ही है। अब ये कैसे है? पहला मेथड है एक्सचेंज रेशियो मेथड। आपको ना रेशियो दिया जाएगा, 3 के बदले 5, 17 के बदले 14 शेयर, तुम्हारे 13 शेयर के बदले मैं तुम्हें 9 शेयर दूंगा। ऐसे तुम्हें ना इस तरीके से चीजें बताई जाएंगी। तो वो कौन सा मेथड है? एक्सचेंज रेशियो मेथड है। समझ में आया कि नहीं? चलो लेट्स टॉक अबाउट एक्सचेंज रेशियो मेथड ओनली। लेट्स टॉक अबाउट एक्सचेंज रेशियो मेथड। आइए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 कैलकुलेटर। ए लिमिटेड ट्रांसफर री एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड ट्रांसफरर। बी हैज टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कितने हैं उसके? 2 लाख। ए कितने ऑफर कर रहा है? 3 शेयर्स। कितने के बदले? 2 के बदले। तो पीसी कितना निकाला जाएगा? 2 लाख। फॉर एवरी 2 आई विल गिव यू माई 3। तो मेरे ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 3 लाख। ये 3 लाख किसके हैं? ए कौन है? री। तो मल्टीप्लाई भी किसकी वैल्यू होगी? 3 लाख किसके शेयर है? री के। तो मल्टीप्लाई भी किसका मार्केट वैल्यू करोगे? री का है। तो मार्केट प्राइस ऑफ ₹25 पर शेयर आपका री का है, तो 25 रुपए मल्टीप्लाई करो, कितना? 75 लाख। इसको वर्किंग में कैसे करना है? पेमेंट टू किसको किया? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। पेमेंट इन किस फॉर्म में किया? इक्विटी शेयर्स ऑफ ए। वर्किंग क्या थी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, यही था ना? कितना आया? 3 लाख मल्टीप्लाई पर 25 कितना आया? 75 लाख रुपए। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये क्या था? परचेज कंसिडरेशन बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेशियो। बच्चा एक बोल रहा है आज तो सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है। नालायको, मेन क्लास में बैठोगे नहीं ढंग से तो यही आज ही समझ में आएगा फिर। चलो दूसरा, एक और आइए। परचेज कंसिडरेशन एज एक्सचेंज ऑफ शेयर। बी लिमिटेड के कितने शेयर है? 150। प्रेफरेंस शेयर कितने? 80। ए लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है, तो ए लिमिटेड कौन बन गया? ट्रांसफर री क्या कर रहा है? टेक ओवर बिजनेस ऑफ बी। एक्सचेंज रेशियो कितना? फॉर इक्विटी, मतलब 4 के बदले 5। 5:4 को कैसे इंटरप्रेट करोगे? 5:4 पीछे से करना होता है, तो 4 के बदले 5 ऐसे चलना होता है। आया समझ में कि नहीं? एंड 3:4 फॉर प्रेफरेंशियल क्या करना है? कितना? 3:4, 4 के बदले 3 प्रेफरेंस वालों को। और एक कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है? 60 रुपए और 20 रुपए। तो आइए, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी। पेमेंट किस फॉर्म में? ए के शेयर्स, बी के हैं कितने? 1.5 लाख, 150। तो 150 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने आए? कितने? 187,500 शेयर्स हम देंगे और हमारा एक शेयर कितने का होगा? 60 रुपए का। तो ये पीसी आ गया।
वैसे ही प्रेफरेंस होल्डर्स को 80 क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 इंटू 3 60, और हमारा एक शेयर 20 रुपए का है तो हम उसको 12 लाख के शेयर्स देंगे। तो टोटल पीसी हमारा कितना हो गया, 1,24,50,000। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? तो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सचेंज रेशियो मेथड। आई बात समझ में कि नहीं? दीदी समझ में आ रहा है? हाँ, परेशान दिख रही हो? चलो एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, बी लिमिटेड इज ट्रांसफरर having outstanding equity is 3 lakh. A is taking over the business of B by issuing 4 shares for every, अब ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा क्योंकि 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 4 करो, 171,428 पॉइंट, तो 0.571 के लिए हम कैश दे देंगे, फ्रैक्शन के लिए हम 0.571 के लिए क्या दे देंगे, कैश, क्योंकि हम पॉइंट में शेयर इशू नहीं कर सकते। आया समझ में कि नहीं? तो अगर एक शेयर 30 रुपए का है तो 0.571 शेयर कितने का होगा, 17 रुपए का, तो 17 रुपए हम कैश दे देंगे। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? और बाकी शेयर उसके आगे कितने हो गए, कितना बोला था तुमने, 171, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 30 रुपए से करो, 5142,840 सही आ रहा है आई थिंक, है ना? तो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आई उसको 3 डेसिमल में आप उसको कैश की वर्किंग करोगे, मल्टीप्लाई बाय 30 क्यों किया, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू अगर 30 रुपए है तो 0.57 की शेयर की वैल्यू निकल आएगी। आया क्या समझ में? तो ये हो गया पीसी। आपको बात समझ में आ गई? तो ये पीसी हमने किस बेसिस पे निकाला, किस बेसिस पे निकाला, एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे निकाला। एक्सचेंज रेशियो के केस में आपको क्या दिया गया था, एक्सचेंज, एक्सचेंज का रेशियो दिया गया था। समझ में आएगी बात कि नहीं? बट यहीं पर मैं आपको अगर बोलूं, मैं आपको यहीं पर बोलूं, सुनना, ए री है, बी रर है, ट्रांसफर रर है, बी के आउटस्टैंडिंग नंबर है 150, ए के आपको चाहिए ही नहीं क्योंकि हम तो उसको पीसी दे रहे हैं, इसकी मार्केट वैल्यू है 90 रुपए, 90 रुपीज, और इसकी मार्केट वैल्यू है, इसकी मार्केट वैल्यू है 75 रुपीज। बस क्वेश्चन में ना आपको कह रहा है पीसी इज बेस्ड ऑन नेट एसेट, कुछ भी नहीं कह रहा है, और ना आपको उसने एक्सचेंज का फॉर्म दिया है, बस आपको ये कह रहा है। कुछ आई क्या समझ में बात? अब वो मार्केट वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को वो फेयर वैल्यू भी बोल सकता है, फेस वैल्यू नहीं बोला मैंने, फेयर वैल्यू बोला। क्वेश्चन में वो कुछ भी नहीं बता रहा कि पीसी किस बेसिस पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे तेरे शेयर कितने, 150, तेरे शेयर की आज मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, तेरे शेयर की आज की मार्केट में वैल्यू, याद है मैंने थोड़ी देर पहले बोला था औकात, ये भी तो कहीं ना कहीं नेट एसेट ही हो गया ना। तेरे शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई, 75, तो तेरी टोटल वैल्यू निकाल कितनी हो गई, 1 करोड़, 1 करोड़ 12 लाख। यही पीसी हो गया मेरे प्यारे, यही पीसी है। बस कितने नंबर्स दूंगा डिवाइडेड बाय, अब मैं तुझे यही अमाउंट कैश में न देके अपना 90 रुपए का शेयर दूंगा, अपना 90 रुपए का शेयर दूंगा, तो बता कितने नंबर आ गए, 1 लाख। आया समझ में कि नहीं? तो ये भी क्या था, एक्सचेंज रेशियो तो हुआ, तेरे 75 के बदले मेरा 90 रुपए का शेयर, एक्सचेंज ही तो हुआ ये। आया समझ में कि नहीं? अगेन नेट एसेट ही तो हुआ ये, औकात के हिसाब से। कुछ आया समझ में कि नहीं? ये आपने कब यूज करना है ना, वो डायरेक्ट एक्सचेंज रेशियो आपको नहीं दे रहा, और ना ही वो आपको पीसी निकालने का कोई तरीका दे रहा है। आपको मार्केट वैल्यू दे दिया, समझ जाना कि वो एक्सचेंज रेशियो ये मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर? तो आइए पढ़ते एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो, here we need exchange ratio, swap ratio for calculation of PC. Exchange ratio is a ratio for exchange of number of shares. हम number of shares को exchange करते हैं। It can be given in the question. It can be given in the question. आगे बढ़ो, जो मैंने अभी समझाया। If it is missing in the question, then we shall use, ये तुम्हारा deemed exchange ratio था।
डीम्ड एक्सचेंज रेशियो कैसे बना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 150 में तुमने मल्टीप्लाई क्या किया और डिवाइड क्या किया, तो तुम्हारा एक्सचेंज रेशियो क्या बन गया, 75 अपॉन, ये तुम्हारा एक्सचेंज रेशियो बन गया। आया समझ में कि नहीं, नहीं आया समझ में, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सचेंज रेशियो। डीम्ड एक्सचेंज रेशियो होता क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ ट्रांसफरी। याद है ट्रांसफर की शेयर की वैल्यू 75 रुपए थी और ट्रांसफरी की कितनी हो गई, ये तुम्हारा डीम्ड बन जाएगा। ये कब काम आएगा, जब रियल एक्सचेंज रेशियो ना दिया हो। और इन फेयर वैल्यूज को और क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। और क्या बोलते हैं, यहां वो कुछ भी वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, वो भी बोलेगा एग्रीड वैल्यू। आया समझ में कि नहीं। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी विल यूज इंट्रिंसिक वैल्यू। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोले, वैसे तो टाइम 8 बजे का है, अब आप देखो देखते देखते 7:30 बज गए। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट बोले और तुम लोग बोलो तो आधा घंटा अपन और एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोले तो मैं आधा घंटा और एक्सटेंड कर सकता हूं, क्योंकि अमलगमेशन शुरू किया और खत्म किया पता ही नहीं चलेगा। 8 बजे तक समझ भी नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया मैंने, तो इसीलिए बोलो तो मैं आधा घंटा बढ़ा लूं। मुझे पता है फेस टू फेस वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं डांट खाने को तैयार हूं, पर पॉइंट ये कि अमलगमेशन इतना सा पढ़ाने में क्या ही फायदा मिलेगा मेरे को, इतना इतना छोटू सा, क्या कुछ तो कर, कुछ को करके जाए आज, मतलब अच्छे से। चलो बेटा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट, ये तरीका हो गया पीसी का एक्सचेंज रेशियो मेथड का, ये हो गया तरीका एक्सचेंज रेशियो मेथड का। एक और तरीका है पीसी का, परचेज कंसिडरेशन बेस्ड ऑन नेट असेट मेथड। बेस्ड ऑन नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड कब काम आएगा, जब वो आपको बोलेगा कि मैं ये असेट ले जा रहा हूं, वो असेट ले जा रहा हूं, ऐसा असेट ले जा रहा हूं, वैसा असेट ले जा रहा हूं, तो वो समझ जाना कि नेट असेट मेथड बोल रहा है। आया समझ में कि नहीं। हाँ, अभी नेट असेट मेथड का भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आइए आप लोग आइए, एग्जाम्पल 6 पे आइए। मैं पढ़वाऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन करेंगे, पहले एग्जाम्पल करेंगे। चलिए, बैलेंस शीट ऑफ क्यू लिमिटेड, इक्विटी कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख। आप लोग के पास ये नहीं है क्या, हाँ हाँ, मतलब ये जो भी है, मतलब मुझे ये कंटेंट ही मैं करा रहा हूं, तो थोड़ा सा ऐसा चेहरे से लगा कि पता नहीं शायद ये नहीं है, तो समझ में शायद कम आए। लोन, करंट लायबिलिटी, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश। पी लिमिटेड इज टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ क्यू, तो पी कौन बन गया, क्यू कौन बन गया, पी लिमिटेड विल टेक ओवर, क्या लिखा है, एंड ऑल एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। परचेज मेथड हो गया। पर परचेज है या मर्जर है, उसके चक्कर में क्या पीसी इफेक्ट होगा क्या, नहीं, पीसी तो पीसी होता है, पीसी जो जो ले आ रहा है उसको करो। चलो अभी बिल्डिंग को हम कितने वैल्यू पे टेक ओवर कर रहे हैं, 25% हायर, तो बताओ बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 लाख प्लस 3750, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 70% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब मल्टीप्लाई बाय 70%, कम हो रहा है, कितना रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1120। डेटर्स एट सेम वैल्यू सब्जेक्ट टू, मतलब मैं डेटर ऐसे ही वैल्यू पे लूंगा, पर अलग से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा। तो बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनेगा, 650 का 5%, 32,500 का अलग से प्रोविजन बनाऊंगा, डेटर में से लेस नहीं करूंगा। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, डेटर्स को नेट ऑफ कर लेते हैं। नहीं, डेटर्स ग्रॉस पे ही लूंगा। इट इज लाइक कि मुझे पता है कि इन सबसे पैसे लेने हैं, पर एक नालायक बैठा हुआ है जो खा सकता है मेरे पैसे, पर डेटर तो मेरा वो भी है ना, अलग से उसका 5% क्रिएट कर रहा हूं, समझे नालायक। हाँ, तो ये देयर इज एन अनरिकॉर्डेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ, इट इज एक्सेप्टेड बोल दिया, मतलब मैं वो भी लायबिलिटी मान के चल रहा हूं। एक्सेप्टेड नहीं भी लिखा होता तो ये एक अजम्पशन हो जाता कि हम वो वाली लायबिलिटी लेंगे। तो करिए एक एक करके प्लस माइनस, चलिए
क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले बिल्डिंग, अब देखते ही जाते ना, बिल्डिंग आपने ले ली, आपने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, इन्वेंट्री ले लिया, डेटर्स आपने देखो ग्रॉस पर ही लिया है, ठीक है। प्रोविजन आपने 32,500 ले लिया, और क्या लिया आपने? क्या हम कैश लेंगे? क्या हम कैश लेंगे? कैश टेक ओवर नहीं हो रहा है। माइनस, और क्या ले रहे हैं? बस एक्सेप्ट कैश छोड़कर सब लेके आ रहे हैं, तो माइनस हम करंट लायबिलिटी लेके आ रहे हैं, माइनस हम लोन लेके आ रहे हैं, तो हमने माइनस कर दिया लोन, माइनस कर दिया करंट लायबिलिटी, और एक और एक्स्ट्रा लायबिलिटी हम लेके आ रहे हैं 85,000 की, तो हमारा पीसी कितना हो गया? 20 लाख 20,02,500। इसको हमने नेट एसेट मेथड क्यों बोला? सारे नहीं जा रहे हैं, कैश नहीं जा रहा है, हमने इसको नेट एसेट क्यों बोला? पॉइंट नंबर 1, क्या इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सचेंज रेशियो दिया था? नहीं। क्या इस क्वेश्चन में मैंने आपको मार्केट वैल्यूज ऑफ दोनों कंपनी के 90 रुपए और 75 रुपीज दिया था? इसका मतलब अगर कुछ भी ना आए तो हमेशा आपको कौन सा मेथड लगाना है? असेट माइनस लायबिलिटी करके फेंक दो। समझ में आएगी नहीं? तो क्या क्या कंक्लूजन अभी ड्रॉ कर रहे हैं अपन? पहला, या तो क्वेश्चन में वो आपको एक्सचेंज रेशियो दे देगा, कुछ मत सोचो, सिर्फ एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से निकालो। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? दूसरा, एक्सचेंज रेशियो नहीं देगा पर आपको दोनों कंपनीज के मार्केट वैल्यू दे देगा, तो भी आप एक्सचेंज ही लगाओ। नहीं समझा? ना आपको एक्सचेंज रेशियो दे रहा है, ना वो आपको मार्केट वैल्यू दे रहा है, ना फेयर वैल्यू दे रहा है, तो झक मार के आपके पास लास्ट में बचता है एक ही तरीका, असेट माइनस लायबिलिटी। अगर एक्सेप्ट कैश नहीं लिखता तो कम कैश ले लेते, तो भी असेट माइनस लायबिलिटी। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी बताइएगा समझ में आया कि नहीं? सो इस तरीके से लगाए। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन, और हमारे पास उसका क्वेश्चन होगा मास्टर के अंदर भी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसफर ही, सब लोग जवाब दीजिएगा, ट्रांसफर ही शैल इशू 4 shares for every 3 shares to transferor, balance will be discharged in cash। ये लाइन साला वो एक्स्ट्रा दे देगा आपको, जब तक ये लाइन नहीं लिखी थी तब तक बढ़िया था सब, एक्सचेंज रेशियो मेथड। अब उसने बैलेंस बोल दिया, बात ही खत्म। नेट असेट निकाल, नेट असेट की वैल्यू आई मान ले, नेट असेट की वैल्यू आई मान ले तेरी 60 लाख की, कितनी वैल्यू आई? और इसकी इसकी अलग से वैल्यू निकाल, और मान ले इसकी वैल्यू आ रही है तेरी 45 लाख, तो 45 लाख माइनस कर जो तू शेयर के फॉर्म में दे रहा है, तो तू 15 लाख रुपए कैश में देगा। आया समझ में कि नहीं? जैसे ही उसने वर्ड यूज किया बैलेंस, समझ जाना नेट असेट लगाना ही पड़ेगा। नहीं समझा? क्लियर? तो इस तरीके से आपको समझना है, घुमा फिरा के सारे मेथड नेट असेट पे ही आते हैं। आप शेयर्स के फॉर्म में दे रहे हो तो शेयर तो नेटवर्थ में ही काउंट होता है, दोनों की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो वो नेटवर्थ ही तो ही। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि भाई तुम्हारी कंपनी का शेयर कितने हैं? 150, तुम्हारी कंपनी का एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 75, तो तुम्हारी ये नेटवर्थ ही तो हो गई। और लास्ट में जब वो बैलेंस बोल रहा है तो अल्टीमेटली हम नेट असेट ही तो निकाल रहे हैं, नेटवर्थ। घुमा फिरा के हर एक पीसी का मेथड सिर्फ नेट असेट पे ही होता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर मुझे बताइए कितने शेयर निकले, कितना पीसी निकला? 20,02,000। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके इसके कंटिन्यूशन में ही है। इन अबव एग्जांपल 6, परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पी हैविंग मार्केट प्राइस पर शेयर इज, तो इतनी वैल्यू मुझे देनी है, कैश में देनी है कि शेयर्स में देनी है? एग्जांपल 7 के अकॉर्डिंग मुझे शेयर्स में देनी है, और एक शेयर में कितने का इशू करूंगा? तो नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे बेटा तुम्हारे, 80,100 शेयर निकल आएंगे। समझ आया कि नहीं? Guys, have you understood or not? तो इन दिस वे दिस मेथड वर्क्स। आइए वापस पढ़ते हैं नेट एसेट मेथड किस तरीके से काम करता है। नेट एसेट मेथड किस तरीके से काम करता है? if some asset liabilities are not taken over, then we shall not consider such asset or liabilities while calculating PC। अभी एग्जांपल नंबर 6 में देखा था कैश, देखा था कि नहीं देखा था? if there are any unrecorded asset liabilities that may also be taken over and to be considered in the calculation of PC। अभी भी देखा था अपन ने एक unrecorded liability एग्जांपल 6 में।
देखा था कि नहीं देखा था? इफ गुडविल वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? गुडविल वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन गुडविल शेल ऑल्सो बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन. एग्जाम्पल नंबर 6 निकालिए. 6 निकालिए. 6 में आपने नेट एसेट निकाला था. अगर वो आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिख के दे देता कि गुडविल ऑफ क्यू इज 2 लाख रुपए, तो क्या करते? आप बिल्डिंग के साथ उसको ऐड कर देते. मतलब जैसे आप बिल्डिंग ले रहे हो वैसे आप गुडविल ऐड कर देते, सिंपल. बाकी निकालते तो आप नेट एसेट मेथड ही ना. समझ में आएगी नहीं? तो अगर क्वेश्चन में वो गुडविल आपको बोल रहा है तो आप गुडविल को भी कंसीडर कर लो, बात खत्म. बोलो बेटा. आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले एग्जांपल 8 करवाऊंगा. आ जाओ एग्जांपल 8. एग्जांपल 8. ट्रांसफरर 31 मार्च 2024 का बैलेंस शीट. इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स. गुडविल इज वैल्यूड एट, गुडविल दे दिया. कितना दे दिया? मार्केट वैल्यू ऑफ एनसीए, एनसीए मतलब नॉन करंट असेट्स, कितनी? करंट असेट करंट लायबिलिटी किस वैल्यू पर है? प्रॉपर वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू उनकी वो प्रॉपर वैल्यू है. परचेज कंसीडरेशन शैल बी डिस्चार्ज बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रर एंड री. उसमें से री की इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दे रहा है, किसकी नहीं दे रहा है? रर की नहीं दे रहा है. तो कैसे निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. अल्टीमेटली ये भी तो नेट असेट ही हो गया. आया समझ में कि नहीं? इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. इसको सही फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो वापस थ्योरी पे आइए. Sometimes question asked to calculate purchase consideration based on. If so, then we shall assume that all the assets and liabilities are being taken over. और intrinsic value निकालने के लिए क्या क्या करोगे बताओ? आप लोग बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा. मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल असेट ले लोगे, गुडविल दिया है तो गुडविल ले लोगे, और माइनस आपको एक और चीज करनी पड़ेगी. क्या? जो भी तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पीसी दे रहे हो वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाता है. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर. मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 204 है, वो हम रेफर करेंगे मास्टर के अंदर, पर तब तक हमारे पास मास्टर प्रॉब्लम भी एग्जाम्पल भी है. एग्जाम्पल नंबर 8. अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 में वो क्या बोल रहा है? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो. बेटा किसकी इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी है? किसकी निकालनी चाहिए? रर. तो रर की इंट्रिंसिक वैल्यू हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नॉन करंट असेट. नॉन करंट असेट कितना लें? 28,50,000. फिर क्या लें? करंट असेट ले लिया प्रॉपर वैल्यू पे 15 लाख. फिर क्या लें? गुडविल. तो गुडविल ले लिया 6 लाख. बोलो बेटा हाँ या ना? लाइबिलिटीज को किस वैल्यू पे लेना है? प्रॉपर वैल्यू है वही 21 लाख. तो ये कितना आ गया बेटा? 28,50. क्या कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है? नहीं है, जीरो. तो इसका मतलब जो भी आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे कितना? 120. कहां से आया बेटा? ये देखो 12 लाख शेयर है उसके, सॉरी 12 लाख का शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 10. तो 120 कितना आया बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू? 23 रुपए 75 पैसे. 23 रुपीज 75 पैसा इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रर कंपनी का. और री कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये बेटा वही है, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, याद करो. मैं तुम्हारे कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है? अरे इधर बोर्ड पे देखे नालायक आदमी. बोर्ड क्या तुम्हारे कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी थी और मेरे कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी थी? एक्सचेंज इसको हटा दो. अब इस क्वेश्चन में तुम्हारे कंपनी की शेयर वैल्यू कितनी है और मेरे कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है? ये वही तो हो गया. तो बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू दे दिया, बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू बोलो, बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो. आया समझ में कि नहीं? अगर क्वेश्चन के अंदर वो आपको रर का भी इंट्रिंसिक वैल्यू 24 रुपए निकाल के देता तो आपको ये तामझाम नहीं करना पड़ता. नेट एसेट. आया समझ में कि नहीं? अब वो नहीं निकाल के दे रहा है तो क्या करें? हमें निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. समझ आया कि नहीं? अब बताओ रर का अभी शेयर का वैल्यू तुमने कितना निकाला? 23 पॉइंट. अब मुझे बताओ रर के टोटल शेयर कितने हैं?
तो बताओ रर की औकात कितनी है? 120 मल्टीप्लाई बाय 23 पॉइंट क्या किया, क्या कितना आया? 28 लाख। बेटा बुरा मत मानना, 2850 तो नेट एसेट ही तो हुआ। तो कैलकुलेटिंग पीसी एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू इज कैलकुलेटिंग द पीसी एज पर नेट एसेट वैल्यू। बस वो फालतू के वर्ड्स चेंज कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं बस 2850 को किस फॉर्म में दूंगा? अपने इक्विटी शेयर में, और मेरा इक्विटी शेयर कितने का होगा? 30 रुपए का। तो बताओ बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर निकालने में? हाँ 95,000 शेयर देने पड़ेंगे। आया समझ में कि नहीं? आई होप आपको एक आइडिया क्रिएट हो गया होगा कि पीसी इन एनी वे घुमा फिरा के कैसे भी कुछ पकड़ो कान वान, आपका नेट एसेट ही है। समझ आया कि नहीं? आइए अगर ऐसी बात है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। एग्जांपल लाइन प्लीज पढ़ लीजिए 2 मिनट जल्दी। ट्रांसफर का शेयर का बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटी रिजर्व्स लायबिलिटी, अभी प्रेफरेंस भी दिया हुआ है। अभी क्या दिया हुआ है? प्रेफरेंस भी। और आगे ये सब दिया हुआ है, गुडविल भी दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू री का भी दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना हम पीसी दे रहे हैं? कितना पीसी दे रहे हैं? 3:2 के फॉर्म में। चलो निकाल लेते हैं। इनके प्रेफरेंस शेयर कितने? 10 लाख डिवाइड बाय 100 कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 10,000। इनको कितने शेयर देंगे? 3, 2 के बदले। बताओ कितने आएंगे? 15,000। और एक शेयर कितने रुपए का होगा? 100 का। तो बताओ कितने टोटल? 15 लाख। 15 लाख क्या है ये? PC2। और बाकी का वो बोल रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू री का दिया हुआ है, इसका मतलब रर का नहीं है, निकालना है। बोलो ना। अब तुम इंट्रिंसिक वैल्यू बोल के निकालो, चाहे तुम नेट एसेट वैल्यू बोल के निकालो, तुम तो नेट एसेट ही कर लो यार। मत निकालो तुम इंट्रिंसिक वैल्यू, तुम तो क्या करोगे? नेट एसेट। नेट एसेट में सबसे पहली चीज क्या आएगी? असेट। असेट कितने की दी हुई है? 30 लाख दी हुई है। दूसरा करंट एसेट कितने की दी हुई है? 20। गुडविल दी हुई है 850, 850 माइनस लायबिलिटी 21 लाख, 21 लाख पर। तुम अब पीसी किसके लिए निकाल रहे हो? प्रेफरेंस वालों को तो निकल गया ना इन लोगों का, तो उनको भी माइनस कर लो। उनको भी माइनस करो। सर हम उनको माइनस क्यों करते? क्योंकि अगर कंपनी बंद होगी तो पहले किसको मिलेगा? पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, तो उनको तो देना पड़ेगा ना 15 लाख उनके, क्योंकि उनको भी 15 लाख कहां से देंगे? असेट लायबिलिटी बेचकर ही तो देंगे ना। तो इसलिए उनको माइनस करना पड़ेगा, और जो एंड में बचा वो क्या मिल गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का नेट एसेट बच गया। और वो नेट एसेट में किस फॉर्म में दूंगा तुम्हें? अब तुम उनकी, मैं तो बोल रहा हूं मत निकालो ये नेट इंट्रिंसिक वैल्यू उनकी 1875, तुम तो ऐसे ही कर लो। कुल मिला के ये क्या आ गया? ये आ गया पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और तुम अपनी कंपनी का शेयर कितने का दोगे तुम उनको? 50 रुपए। करो 50 रुपए करो, 45,000 शेयर्स। मैं तो बोल रहा हूं 18.75 निकालो ही मत। तो आज के बाद मत बोलना कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होती है, नेट एसेट अलग होती है। नहीं, एक ही चीज होती है। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो हमने ये पीसी के सारे लॉजिक्स खत्म कर दिए। हमने पीसी को पढ़ लिया, हमने अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ मर्जर अमेलगमेशन का बेसिक बेसिक वर्जन देख लिया था। आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, अगर मैं शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहा हूं तो वो पीसी है। अगर मैं प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट कर रहा हूं पीसी है। इक्विटी होल्डर्स को पेमेंट कर रहा हूं पीसी है। अगर मैं डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहा हूं तो पीसी नहीं है। पर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने वाले एडजस्टमेंट्स आते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे आते हैं, आइए उनको भी डील कर लेते हैं। अगर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स होगा तो वो कैसे आ रहे हैं, आइए उनको भी डील कर लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन is payable to equity holders and preference holders only. Anything payable to debenture holders or any other party is not purchase consideration. तो सर वो क्या है फिर? वो जस्ट एक सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी है। क्या है वो?
लाइबिलिटी का सेटलमेंट। जब मैं अकाउंटिंग करवाऊंगा उसकी एंट्रीज में तो बताऊंगा कि सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी को कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। अब मैं ये डायरेक्टली आपसे एग्जांपल के रूप में बात करूंगा। आइए एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10, ट्रांसफर रर कंपनी का एक्सट्रैक्ट देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख नंबर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2500 नंबर्स। 11% डिबेंचर्स। ट्रांसफरी शेल डिस्चार्ज द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या बोल रहा है? किसको? तो ये पीसी है ना? 3 इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट एवरी 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ, ये पीसी है। निकालो जल्दी, कैलकुलेट करो। 10 के बदले 3 तो कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 3, 60। 60 मल्टीप्लाई बाय 18, 10,80,000। ये पीसी है। न्यू 12% डिबेंचर्स टू बी गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये पीसी है। क्यों है? इक्विटी को डिबेंचर दिए ना, दे सकते हैं। हाँ तो प्लस करो, 1080 के अलावा इनको 5 लाख और दे रहे हो तुम, तो 1080 प्लस 5 लाख 1580 प्लस कैश 3 लाख 1880 का हम इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पीसी दे रहे हैं। समझा कि नहीं? फोर्थ पॉइंट, preference shares of transferor will get equal number of preference shares in transferee to be issued at equal, मतलब उनको 2500 शेयर ही मिलेंगे, पर एक शेयर कितने में इशू होगा? 110 रुपए का। ये पीसी है ना? तो करो 2500 मल्टीप्लाई बाय 110, 275 हो गया पीसीए। चलो पांचवा 11% debentures of transferor will get new 12% debentures of transferee at a value at which same interest amount should be। वो बाद में हो जाए। क्या ये पीसी है? ये पीसी नहीं है। तो बताओ इसको छोड़कर, वो मैं कैलकुलेशन बता दूंगा बाद में, इसको छोड़कर टोटल पीसी कितना आया प्रेफरेंस वालों को मिलाकर? 1880 प्लस जो भी आया तो 275, 1880 प्लस 275, 21,55,000 इज द पीसी। आया समझ में कि नहीं? पर जो डिबेंचर को दे रहे हैं वो पीसी नहीं तो क्या है? सेटलमेंट है। क्या है वो? सेटलमेंट है। उनको लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं ना, हम सेटल कर रहे हैं। अब लाइबिलिटी को कैसे सेटल कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? 11% ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विल गेट न्यू एट अ वैल्यू, पता नहीं कितनी वैल्यू, जिस वैल्यू पर उनको इंटरेस्ट सेम अमाउंट मिले। तो देखते हैं कि पहले उनको इंटरेस्ट कितना मिलता था। आइए, पुराने डिबेंचर्स कितने थे बेटा? 15 लाख। 15 लाख वालों को 11% का इंटरेस्ट निकालो। हाँ जी, हम चाह रहे हैं कि उनको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे। ये सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 12% के हिसाब से अब देना उनको, क्योंकि अब नए डिबेंचर 12% के होंगे। तो करो 13 लाख 13,75,000। आया समझ में कुछ? पर ये क्या है? सेटलमेंट है, ये पीसी नहीं है। तो पुराने डिबेंचर होल्डर्स को, 15 लाख के डिबेंचर होल्डर्स को मैं 13,75,000 के शेयर्स दे रहा हूं। दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। आया समझ में कि नहीं? क्या हम कुछ और बातें कर सकते हैं डिबेंचर्स पे? आ जाओ एग्जांपल 11। एग्जांपल 11, ट्रांसफरर हैज आउटस्टैंडिंग 7% डिबेंचर्स 12 लाख रुपीस के। शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ना। ट्रांसफरी विल सेटल दीज डिबेंचर्स एट 20% प्रीमियम। वो 20% प्रीमियम पे सेटल करेगा। तो बताओ कितने डिबेंचर्स है? 12 लाख को कितने पे सेटल करेगा? मैंने तो आगे पढ़ा ही नहीं है। 12 लाख को कितने पे सेटल करेगा? 20%, मतलब 1440। तो ये हो गई तुम्हारी सेटलमेंट वैल्यू। सेटलमेंट वैल्यू कितनी हो गई? और वो कैसे सेटल करेगा? किस फॉर्म में करेगा? न्यू 8% डिबेंचर्स एट, मतलब डिबेंचर अगर 100 रुपए का होगा तो वो कितने में इशू करेगा? 125। तो डिवाइड बाय 125 करो तो तुम्हें नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 11,520 नंबर ऑफ नए डिबेंचर आ जाएंगे। बोलो बेटा क्लियर हुआ? आखिर आई मेरी बात समझ में? एंट्री वेंट्री बाद में, क्योंकि अभी मैंने एंट्री पे आया ही नहीं हूं। एग्जाम्पल 12 पे आइए। थोड़ा सा बदलाव है। 9% डिबेंचर्स ऑफ 10 लाख टू बी सेटल्ड एट
करो प्लस 10 लाख प्लस 20%, तो पेबल वैल्यू सेटलमेंट वैल्यू कितनी आ गई? 12 लाख। बाय इशू ऑफ न्यू 10% डिबेंचर टू बी इशूड एट 25% डिस्काउंट, मतलब एक शेयर 75 रुपीज का इशू होगा, शेयर नहीं सॉरी डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का इशू होगा? 75 रुपीज का इशू होगा। तो 16,000 आ गए डिबेंचर्स। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? नए डिबेंचर 16,000 के इशू होंगे, 16,000 नंबर इशू होंगे। चलिए एक और, 6% डिबेंचर्स ऑफ 7,20,000 रुपए टू बी डिस्चार्ज एट, तो माइनस करना पड़ेगा, मतलब उनको मैं कम दे रहा हूं। 7,20,000 के डिबेंचर्स को मैं 10% डिस्काउंट पे सेटल कर रहा हूं। बोलो, तो 640 को क्या बोलोगे? पेबल वैल्यू, मतलब सेटलमेंट वैल्यू। और ये 640 किस फॉर्म में इशू होगा? 12 रुपए का इक्विटी शेयर, तो डिवाइड करो 12 रुपए के साथ, मैं उनको नए 54,000 इक्विटी शेयर्स दूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी बताइए आया समझ में कि नहीं? चलिए यहां तक बोलो, क्लियर है कि नहीं सबको? तो ये सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी है, सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स को सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी बोलते हैं। या डिबेंचर ही नहीं, अगर मान लो वो बोल रहा है कि क्रेडिटर्स को सेटल कर दो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को सेटल कर दो, ये कभी भी पीसी नहीं है, ये सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी है। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आइए अकाउंटिंग एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं पहले, अकाउंटिंग एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं पहले। एक सेकंड, अकाउंटिंग एंट्रीज, पहले हम बात करेंगे इन द नेचर ऑफ परचेस। क्या बोला था मैंने? डोमिनेट किसके अंदर होता है? परचेज के अंदर। मर्जर में क्या होता है? मिल के काम करना, है ना? तुम्हारे धंधे को भी साथ में चलाएंगे, तुम भी आ जाओ, साथ में मिलके काम करेंगे, समझा? तो इन द नेचर ऑफ परचेज, परचेज मेथड, सबसे पहली एंट्री क्या बोल रहा है? बिजनेस परचेज अकाउंट। ये अच्छा किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है भैया? बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। हम बिजनेस परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि हम पूरा सामने वाले का नेट एसेट्स लेके आ गए, तो नेट एसेट्स को हम इस नाम से डिफाइन कर रहे हैं, नेट एसेट को नाम से डिवाइड कर रहे हैं, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी बंद हो रही है तो उसके लिक्विडेटर के हाथ में पीसी डालना पड़ेगा, वो जाके बांट लेगा। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? देखो ऐसा है, सुबह से पढ़ा रहा हूं, 8वां घंटा शुरू हो चुका है मेरा पढ़ाने का। अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मेरी जो क्या बोलते हैं तरीका है पढ़ाने का वो लो होता जाएगा, खतरनाक तरीके से मेरी क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी। तो बस मुझे तुम्हारा यस सर नो सर चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, और कुछ मत चाहिए, बस यस सर, ताकि मुझे जिंदा रख, तुम मुझे जिंदा रखते जाओगे। हाँ हाँ ना, जिंदा रखो बस मेरे को, हालत खराब होना शुरू हो गई है मेरी। हाँ, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर रर कंपनी। ये हमने पहली अमाउंट की एंट्री की, किससे एंट्री की आपने? ये वाली पीसी से। अब आपका परचेज मेथड है, तो परचेज मेथड के अंदर क्या करोगे? आप हर एक असेट को रिकॉर्ड करोगे। तो आपने क्या किया? सन्ड्री असेट को रिकॉर्ड किया। ये अग्रीड वैल्यू लिखा है क्योंकि आप जानते हो, ये अग्रीड वैल्यू है क्योंकि आप जानते हो कि यहां पर जरूरी नहीं कि बुक वैल्यू ही हो। आपको याद है ना, परचेज मेथड मैंने लिखवाया था, याद है ना? ठीक है, फिर आपने क्या लिखा? अच्छा गुडविल छोड़ो, अभी छोड़ो गुडविल। फिर आपने क्या लिखा? लायबिलिटी को किस वैल्यू पे लिखोगे? पेबल वैल्यू। एक सेकंड, अब ये जो पेबल वैल्यू है, अभी तुमने डिबेंचर के क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए? तुम्हें याद है एग्जांपल नंबर 13 में आओ, तुम्हारी पेबल वैल्यू क्या थी? 7 पीस नहीं थी, तुम उसको कितना दे रहे थे? 7 पीस से 10% डिस्काउंट देके दे रहे थे ना, तो तुम्हारी पेबल वैल्यू कितनी थी? एग्जांपल नंबर 12 में तुम्हारी पेबल वैल्यू कितनी थी? तुमने 20% एक्स्ट्रा देना था ना, 12 लाख रुपए पेबल वैल्यू। बेटा क्लियर है कि नहीं? एग्जांपल नंबर 11 में तुम्हारी पेबल वैल्यू कितनी थी?
14,40,000, याद है कि नहीं? तो ये पेबल वैल्यू वही है, मतलब पेबल वैल्यू मतलब तुम एक्चुअली कितना सेटल करने वाले हो उन लोगों को, आया समझ में कि नहीं? तो तुम डिबेंचर को जिस वैल्यू पर सेटल करोगे तुम उस पे पहले रिकॉर्ड करोगे कि मैं मानता हूं कि मुझे उसको इतना देना पड़ेगा, आया समझ में कि नहीं? इसके अलावा टू बिजनेस परचेज क्यों? क्योंकि बिजनेस परचेज एक टेम्पररी अकाउंट था, उसके अंदर असेट लायबिलिटी भरी हुई थी, आपने असेट लायबिलिटी निकाल दी, बिजनेस परचेज खाली डब्बा हो गया, डब्बे को फेंक दिया, आया समझ में कि नहीं? तो बिजनेस परचेज आपने टू किया तो वो टू कितने पे किया होगा? पीसी पे किया होगा, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? अब इस एंट्री में जब भी कोई डिफरेंस आएगा तो वो या तो डिफरेंस कहां जाएगा, या तो वो डिफरेंस कहां जाएगा, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो वो कहां जाएगा? गुडविल, और अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो कहां जाएगा? कैपिटल ऑफ डिफरेंस। डेबिट साइड का गुडविल क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने पीसी ज्यादा दिया है, आपने ज्यादा पीसी दिया है और आपको नेट असेट्स कम मिले हैं, तो आप एक्स्ट्रा को क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? गुडविल। और कैपिटल ऑफ क्या ट्रीट होता है? पीसी कम दिया, असेट लायबिलिटी ज्यादा मिल गया, नेगोशिएट किया और आपको फायदा हो गया, तो फायदा आप कैपिटल रिजर्व में बुक कर रहे हो, आया समझ में कि नहीं? ऑलराइट, फिर आपने क्या किया उधर? आपने फर्स्ट एंट्री में क्या किया? लिक्विड ड्रॉप ट्रांसफरर कंपनी को क्या किया था आपने? क्रेडिट। क्या देना था आपको? उसको दे दो पीसी। क्या एंट्री करोगे? लिक्विड अकाउंट डेबिट। लिक्विड अकाउंट डेबिट किससे करोगे? पीसी से ही करोगे ना। क्या क्या दोगे पीसी में उसको? कैश, इक्विटी, प्रेफरेंस, और ये सब दोगे तो प्रीमियम भी दोगे ना बेटा। और हो सकता है आप इनको डिबेंचर भी दे दो, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं, इक्विटी प्रेफरेंस वालों को डिबेंचर दोगे, समझा? ये एंट्री क्या है? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों का अमेलगमेशन होने से पहले दोनों एक दूसरे के लिए डेटर क्रेडिटर थे। क्या थे वो? मतलब मेरी बुक्स में तुम डेटर दिख रहे हो, तुम्हारी बुक्स में मैं क्या दिख रहा हूं? क्रेडिटर। जब मैं तुम्हें टेक ओवर कर लूंगा तो अब मेरी बुक्स में तो पहले से ही तुम डेटर दिख रहे थे, और तुम्हारे बुक्स मतलब तुम्हारी असेट लायबिलिटी तो मैं लेके आ गया, तो वो भी अब क्रेडिटर मेरी बुक्स में ही दिख रहे हैं। अब मेरी बुक्स में ही डेटर दिख रहे हैं, मेरी बुक्स में ही क्रेडिटर दिख रहे हैं, कॉमन है, मुझे अपने आप से ही पैसे लेने हैं, तो ऐसे हो थोड़ी सकता है, इसलिए मैं क्या करूंगा? कैंसिल। आया समझ कि नहीं? तो कॉन्ट्रा एंट्री ये पेबल रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा, पेबल अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये एंट्री बहुत जबरदस्त है जो मैंने अभी आपको डिबेंचर के एग्जांपल्स करवाए थे। आपको याद है आपने सेकंड वाली एंट्री में लायबिलिटी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था? पेबल वैल्यू पे। आप जाइए प्लीज एग्जांपल नंबर 11 में, आप जाइए प्लीज एग्जांपल नंबर 11 में। 11 में आपकी पेबल वैल्यू क्या है? हाँ, तो आप यहां पर अगर मैं आपको बोलूं, आप यहां पर क्या करोगे? टू डिबेंचर होल्डर कितना करोगे? 14। सेकेंड एंट्री में ये करोगे बेटा, क्लियर है कि नहीं? अब जब नीचे आओगे तो आप उस लायबिलिटी को क्या कर रहे हो? सेटल कर रहे हो। मैंने बोला मैं सेटलमेंट की एंट्री बताऊंगा, तो वो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट मतलब डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 14। अब मुझे बताओ उस एग्जांपल में जाके, एग्जांपल नंबर 11 में जाके, कि आपने 1440 को किस फॉर्म में सेटल किया था? किस फॉर्म में सेटल किया था? जो न्यू डिबेंचर। तो न्यू डिबेंचर कितना? 2। क्या परसेंटेज क्या था न्यू डिबेंचर? 8% न्यू डिबेंचर। वो कितने में इशू किया था आपने? जाओ जाओ एग्जांपल 11 में, एग्जांपल 11 में आपने वो 25% प्रीमियम पे इशू किया था। आप नंबर पे जाओ, नंबर कितने हैं आपके? तो आप यहां पर जब टू डिबेंचर करोगे, कहां गया? टू डिबेंचर करोगे तो ये फेस वैल्यू पे करोगे कितना? 11,520,00, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है ना बेटा, तो बाकी का डिफरेंस कहां चला जाएगा? प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 2,88,000। आया समझ में कि नहीं? चलो मुझे बताओ एग्जांपल नंबर 12 में सेटलमेंट वैल्यू कितनी थी? एग्जांपल नंबर 12 में सेटलमेंट वैल्यू कितनी थी? हाँ, तो तुम 1440 की जगह यहां पर क्या लिखोगे? या क्लियर है कि नहीं? फिर यहां पर क्या लिखोगे? डिबेंचर ऑर्डर अकाउंट डेबिट 12 लाख। अब बताओ किस फॉर्म में सेटल कर रहे हो? एग्जांपल नंबर 12 में डिबेंचर में कर रहे हो, तो 10% डिबेंचर कितने नंबर दे रहे हो? 16,000। 100 रुपए का एक, तो कितने हो गए? 16 लाख, होगा कि नहीं? और यहां पर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि तुम शायद 10% डिस्काउंट पे दे रहे थे, नहीं कितना? 25% डिस्काउंट पे दे रहे थे, तो डिस्काउंट अकाउंट इस बार डेबिट हो गया, 4 लाख रुपए। आया समझ में कि नहीं?
चलो एग्जाम्पल नंबर 13 में जाओ। एग्जाम्पल नंबर 13 में बताओ सेटलमेंट वैल्यू कितनी है। तो तूने डिबेंचर ऑर्डर सेकंड एंट्री में कितने से पास किया? 6,48,000 में पास किया। बोलो बेटा हाँ या ना। पर यहां पर जब तू आया तो 648 तूने डेबिट किया। अब तू मुझे बता, तू उनको शेयर डिबेंचर दे ही नहीं रहा, तू उनको शेयर दे रहा है। कितने शेयर दे रहा है? और एक शेयर कितने का दे रहा है? एक शेयर कितने का दे रहा है? 12 रुपए का। पर फेस वैल्यू पे 2 आएगा तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? हाँ 5,40,000 क्योंकि 54,000 शेयर थे मल्टीप्लाई, और बाकी का क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम 1,08,000, 2 रुपए के हिसाब से। बोलो बेटा, तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि जब तुम सेकंड एंट्री करोगे तो हमेशा डिबेंचर ऑर्डर्स को सेटलमेंट वैल्यू पे दिखाओगे। किस वैल्यू पे दिखाओगे? और जब सेटल करोगे तो फिर अकॉर्डिंगली एंट्री कर लोगे। आया समझ में कि नहीं? दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट, दिस इज नॉट अ पीसी। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। कभी कभार ट्रांसफर री कंपनी को कहा जाता है, जो कंपनी बिजनेस टेक ओवर कर रही है ना, कभी कभार उस कंपनी ट्रांसफर री कंपनी को कहा जाता है कि आप ना हमारे कुछ कुछ खर्चे करिए। ट्रांसफर री कंपनी कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करती है, लिक्विडेशन एक्सपेंस कर रही है सामने वाले के बिहाफ पे, और कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर रही है, अमेलगमेशन के कुछ एक्सपेंसेस कर रही है। वो सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफर री कंपनी कहां से सेट ऑफ करेगी? कहां से सेट ऑफ करेगी? कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल से सेट ऑफ करेगी, और वो टू कैश कर देगी। बेटा क्लियर है कि नहीं? इसको भी प्लीज समझने के लिए 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। मान ले ऊपर की एंट्री में तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आया 25,000, कितना आया? और तुम एक्सपेंसेस कर रहे हो 30,000 के। बोलो नीचे एंट्री क्या करोगे? तुम करोगे कैपिटल रिजर्व डेबिट कितना? तुम करोगे टू कैश कितना? 5,000 को तुम गुडविल में डाल दोगे। आया समझ में कि नहीं? मतलब पहले तुम किसको सेट ऑफ करोगे? कैपिटल रिजर्व को, जो तुम्हारे पास ऊपर पड़ा हुआ है। नहीं समझा क्या? पर अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पर तुम्हारे पास कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, यहां उल्टा तुम्हारे पास गुडविल है 10,000 रुपए का। कितने का? और तुम अलग से एक्सपेंस कर रहे हो 20,000 रुपए के। तो यहां पर एंट्री क्या करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश कितना? 20,000। अब 20,000 का गुडविल ये और ऊपर का गुडविल 10 मिला के 30,000 बैलेंस शीट में दिखेगा। तो मतलब क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी, खर्चा जो है वो या तो तेरे कैपिटल रिजर्व को गिराएगा या तो तेरे गुडविल को बढ़ाएगा। तेरे पास अगर कैपिटल रिजर्व है तो पहले उसको यूज कर और फिर बाकी का गुडविल को यूज कर। आया समझ में कि नहीं? थक गए क्या यहां तक? हाँ मैं थक गया। एनीवेज यहां तक क्लियर है कि नहीं? परचेज में इन द नेचर ऑफ परचेज के अंदर ये ट्रांसफरर है, उसकी बैलेंस शीट है, उसका इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लाइबिलिटीज है, असेट्स है। अगर परचेज मेथड है, क्या मेथड है? तो हम उसके असेट लेके आएंगे, हम उसकी लाइबिलिटी लेके आएंगे, पर हम उसके रिजर्व्स को नहीं लेके आएंगे। ये ध्यान रखना है। परचेज मेथड में हम सामने वाले कंपनी के रिजर्व्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं डोमिनेट कर रहा हूं, मुझे उसके क्या किस चीज से मतलब है? असेट लाइबिलिटी से मतलब है। मुझे उसके रिजर्व से क्या करना? रिजर्व वैसे भी कोई भी जो रिजर्व्स होंगे वो तो वैसे भी असेट के फॉर्म में ही है ना। तो परचेज मतलब में हमें उसके रिजर्व से मतलब नहीं है। जबकि मर्जर होता तो मर्जर में क्या बोला था मैंने? आओ मिलके काम करें। मिलके काम करें मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट मेरी बैलेंस शीट एक कर दो, तो तुम्हारी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? तो आओ मिलके काम करें, तो तुम्हारे रिजर्व भी लेके आओ। आई बात समझ में कि नहीं? इसीलिए परचेज मेथड में हम रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करते, मर्जर में हम रिजर्व को रिकॉर्ड करते हैं। पर अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है, कौन सा रिजर्व है? वो किसी न किसी लॉ की रिक्वायरमेंट के कारण बनाया गया है, तो परचेज मेथड में सिर्फ उस स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, और उसकी एक एंट्री पास की जाएगी। क्या एंट्री पास की जाएगी? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। सिर्फ
स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब अगर ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है, आपको पी&एल दिख रहा है, आपको सिक्योरिटी दिख रहा है और आपको एक दिख रहा है स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो आप बताओ क्या लेके आओगे? आप ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सिर्फ ये लेके आओगे, जो भी उसका अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 50,000, आप एंट्री पास करोगे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? कौन कौन से स्टैट्यूटरी रिजर्व होंगे? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, प्रॉफिट डेवलपमेंट रिजर्व, प्रॉफिट फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, शिपिंग रिजर्व, साइट रिस्टोरेशन फंड। और अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व जो डेबिट किया, आप उसको कहां दिखाओगे? कहां दिखाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव दिखाओ क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? आखिरी वाला एंट्री में अभी आपके साथ नहीं करूंगा, वो बाद में बताऊंगा। ये आपको क्लियर है कि नहीं? मैंने अभी आपको कौन सी वाली अकाउंटिंग बताई? इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ, तो आइए इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर, आइए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं जिससे अकाउंटिंग और थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, मर्जर की भी और थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। क्या बोल रहा है पहले में? मर्जर के अंदर और परचेज के अंदर, क्या मर्जर के अंदर सारे असेट लायबिलिटी उठाना जरूरी है? नालायक को वापस से सो गए तुम, मेरे को एनर्जी दो यार। हाँ, क्या मर्जर के अंदर सारे असेट लायबिलिटी जरूरी है? पर क्या परचेज में जरूरी है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है चलो, शेयर होल्डर्स, क्या मर्जर के अंदर मिनिमम 90% शेयर होल्डर्स का आना जरूरी है? जबकि परचेज के अंदर 90 से कम हो भी सकते हैं, 90 से ऊपर हो भी सकते हैं। पीसी, यहां पर पीसी हमेशा किस फॉर्म में देना पड़ेगा? इक्विटी शेयर्स में। और यहां पीसी किसी भी फॉर्म में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में कि नहीं? किसी भी फॉर्म मतलब क्या सेम बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी है? कंटिन्यू करना जरूरी है? हाँ। यहां कंटिन्यू नहीं किया तो, और अगर कंटिन्यू किया तो क्या वो परचेज नहीं माना जाएगा? हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके सिलेक्टेड असेट लेके आया पर मैं बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ असेट लायबिलिटी, क्या मुझे इसके असेट लायबिलिटी को सिर्फ बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? गजनी हो क्या मुझे इसके असेट लायबिलिटी को सिर्फ बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? हाँ, मर्जर के अंदर तो मुझे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है ना, कोई एडजस्टमेंट एक्सेप्शन है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, याद करो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग। पर यहां पर परचेज में मैं कोई भी एडजस्टमेंट्स कर सकता हूं, मैं मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकता हूं। बोलो यस और नो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यहां कौन सी मेथड का नाम क्या चलता है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और जबकि यहां पर क्या चलता है? परचेज मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व एंड सरप्लस, मर्जर के अंदर मुझे सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस लेना पड़ेगा रिकॉर्ड करते वक्त। आया समझ में कि नहीं? जबकि परचेज के वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन से रिजर्व को लेके आना पड़ेगा? स्टैट्यूटरी रिजर्व को। आया मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर। तो अगर इस तरीके से जाओगे तो तुम अब इन द नेचर ऑफ मर्जर की एंट्रियां खुद देख लोगे ना, खुद देख लोगे ना एंट्रियां। अगर आप मोटा मोटी बोलोगे तो मोटा मोटी अब देखो बस क्या है कि सन्ड्री असेट्स तो हम यहां पर भी डेबिट कर रहे थे, यहां पर भी डेबिट कर रहे थे, पर डिफरेंस क्या है? यहां पर हम किस वैल्यू पे डेबिट कर रहे हैं? यहां पर हम लाइबिलिटीज को भी पेबल वैल्यू के अलावा बिजनेस मर्जर कर रहे हैं, और यहां देखो एडिशनली क्या लेके आ रहे हैं, जबकि हम यहां पर लेके आ रहे थे क्या? क्योंकि मर्जर में हम सारे के सारे रिजर्व सरप्लस को लेके आते हैं, और जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को किसके अंदर डालना पड़ेगा? जबकि यहां पर हम डिफरेंस को कहां लेके आ रहे थे? गुडविल यहां कैपिटल रिजर्व में, जबकि यहां पर किस में एडजस्ट करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व पी&एल। बाकी लगभग एंट्री सब सही, सब सेम टू सेम है। बेटा कर लोगे क्या एंट्रीज बाकी की? ऑल राइट। ये आ जाए मतलब समझ जाना कि अब इसका पारा चढ़ गया है, ये चाहता है कि सर छोड़ दो अब बताओ, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ही छोड़ते हैं, ठीक है? आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 14। ये ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताओ, और एग्जाम्पल 14 में आ जाओ।
मेरे पास आईपैड की बैटरी भी 17% बची है, जल्दी करो। आईपैड भी बोल रहा है बस मुझे माफ करो सर, सुबह से चला रहे हो मेरे को। अकाउंटिंग फॉर ट्रांसफरी बुक्स, अकाउंटिंग फॉर ट्रांसफरी बुक्स, परचेज मेथड, मास्टर प्रॉब्लम। 31 मार्च 2024 का 31 मार्च 2024 का बैलेंस शीट है। ट्रांसफरी, ट्रांसफरर, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस दोनों का अलग अलग, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। बेटा ये कौन सा रिजर्व है? डिबेंचर, डिबेंचर, क्रेडिटर, पीपी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। चलो कैलकुलेटर पे पीसी निकालने की कोशिश करना खुद से। 8% preference shareholders shall be given new 9% preference shares at 20% increase in value, shares to be issued at par। चलो निकालो ट्रांसफरर के शेयर्स कितने हैं प्रेफरेंस वाले? 6 लाख। 6 लाख को इंक्रीज करो कितने से? 20% इंक्रीज इन वैल्यू। करो 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 करो। और नए शेयर पार पे इशू होंगे, पार मतलब 10 रुपए। तो बताओ नए शेयर कितने इशू होंगे? 72,000 शेयर्स इशू होंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये पीसी है? क्या ये पीसी है? हाँ है ना यार, प्रेफरेंस शेयर उसको दे रहे हैं। तो कितना पीसी आ गया? 7 लाख। और नंबर कितना हो गया? चलो सेकंड, पीसी टू इक्विटी शेयर होल्डर शैल बी डिस्चार्ज अंडर कैश। भाई साहब कैश दे दिया, क्या ये मर्जर मेथड हो सकता है? क्या ये इन द नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि इन द नेचर ऑफ मर्जर में हम कैश नहीं दे सकते। हमें क्या देना पड़ेगा? सिर्फ इक्विटी देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? चलो इक्विटी शेयर किस रेशियो में दे रहे हैं? रेशियो 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 आ गया 5:4। कैसे निकालोगे? इसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 8 लाख डिवाइड बाय 10, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं? 80,000। 80,000 इसको इंटरप्रेट कैसे करते हो 5:4 को? पीछे से 4 के बदले 5, जो 4 के बदले 5, कितने शेयर आ गए? 1 लाख। 1 लाख नंबर आ गए। और 1 लाख नंबर मैं कितने का दूंगा? 28 रुपए का दिया हुआ है, देखो वैल्यू 28 लाख आ गया। बोलो बेटा, तो टोटल पीसी इक्विटी शेयर का कितना आ जाएगा? 28 लाख ये और 3 लाख ये, 31 लाख। रेगुलर क्लास नहीं है जो हर चीज लिख के दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना हो गया? 28 प्लस 3 कितना हो गया? 31। 31 के अलावा 7 20 को भी प्लस कर दो। 38,20,000 इज द पीसी। समझ में आया कि नहीं आया? 38,20,000 इज द पीसी। आइए एक बार आगे मत बढ़ना, क्वेश्चन का आगे मत बढ़ना, पहले आंसर देख लो। वर्किंग नोट नंबर 1, पेमेंट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स कैश 3 लाख, पेमेंट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में 28 लाख आया था। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स 7 20 आ गया, 38 20। 38 20 हमारा टोटल मिला के क्या आ गया? पीसी। आइए वापस क्वेश्चन में आइए। मार्क, अच्छा अब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? इन द नेचर ऑफ परचेज की इन द नेचर ऑफ मर्जर? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हालांकि क्वेश्चन में ऊपर बोल रहा है पर हम ऊपर के न जाएंगे, कैश दे रहा है, समझा कि नहीं? और अगर परचेज मेथड आ गया तो अगर वो पीपी की मार्केट वैल्यू आपको दे रहा है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रहा है, तो समझ जाना हम रिकॉर्डिंग भी इसी वैल्यू पे करेंगे। समझ गए कि नहीं? परचेज मेथड में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना? ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल सब्जेक्ट टू प्रोविजन, 2% का प्रोविजन बना लो। बनाओ। 6 लाख का 2% 12,000। क्या तुम ट्रेड रिसीवेबल को -12,000 करके रिकॉर्ड करोगे कि ग्रॉस पे करोगे? ग्रॉस पे करोगे, क्योंकि वो प्रोविजन बोल रहा है। पर अगर उसने मान लो ऐसी लाइन लिख ली कि ट्रेड रिसीवेबल आर टेकन ओवर एट 2% लेसर वैल्यू, तुम फिर नेट पे रिकॉर्ड करोगे। नहीं समझा क्या बोला मैंने? ट्रेड रिसीवेबल आर टेकन ओवर एट 2% लेसर वैल्यू, फिर हम बैड डेट ही मान रहे हैं उसको। पर यहां पर क्या बोल रहा है? 2% प्रोविजन क्रिएट करो, मतलब हम ग्रॉस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझा कि नहीं? चलो आगे। 6% डिबेंचर होल्डर विल गेट न्यू 7% डिबेंचर एट एन एडिक्वेट अमाउंट सो दैट इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी, निकाल के दो, निकाल के दो। इनके 6% डिबेंचर पे जाओ। 6 लाख, 6 लाख का 6% 36,000। इनको इंटरेस्ट 36,000 मिलना चाहिए, पर अब नए डिबेंचर का परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो डिवाइड बाय 7%, कितने के मिलेंगे? डिवाइड बाय 7%, 5,14,286 मान लो। इसको क्या वैल्यू बोलोगे तुम लोग? और याद है ना कि सेकंड एंट्री के अंदर 2 लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो सेटलमेंट वैल्यू पे। आया समझ में कि नहीं? तो तुम इसको इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, सेटलमेंट वैल्यू पे। 514,260 वॉट एवर 286।
ईपीआर टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 more year, ये क्यों बोल रहा है ऐसा? सेट, तो एंट्री क्या करेंगे? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ईपीआर। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? देयर इज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर टुवर्ड्स क्रेडिटर फॉर गुड, कितने की? विच इज ऑल्सो अज्यूम्ड बाय ट्रांसफर री। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? तो वो हम लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? अब मुझे बताओ एक एक करके, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। सबसे पहले पहली एंट्री क्या करते हो? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, कितने पे एंट्री करते हो? 31-20, 31-20 पे एंट्री करो। ओ सॉरी, टोटल मिला के प्रेफरेंस वालों का मिलाकर 38-20, 38-20। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? सेकंड एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले उनकी उसकी ट्रांसफर की पहले पीपी बोलो कितनी है? पीपी को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे ना? हाँ, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी मार्केट वैल्यू है? इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे ना? चलो, तो इस तरीके से मैं सारी एंट्री नहीं करूंगा, रेगुलर क्लास नहीं है ना लायक हो। हाँ, तो अब आ जाओ एंट्री पे। एंट्री देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्री पे रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसने मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया 1150, अंडरस्टूड और नॉट? इन्वेस्टमेंट को भी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया। इन्वेंट्री की कोई मार्केट वैल्यू दी हुई थी क्या? तो सेम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया। ट्रेड सेल को क्या ग्रॉस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश बैंक को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बताया नहीं क्या कि हम एक्सेप्शन में क्या छोड़ के आ रहे हैं, मतलब हम सब लेके आ रहे हैं। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, गुडविल छोड़ दो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12,000 हमने भी निकाला था। टू क्रेडिटर, एक सेकंड, क्रेडिटर देखना उसके कितने थे बैलेंस शीट के अंदर? बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर कितने थे? पर यहाँ 430 क्यों रिकॉर्ड किया है? क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 30,000 रुपए की। नहीं समझा? 30,000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी कि नहीं थी? तो 430 पे रिकॉर्ड किया। डिपेंड, ये देखो, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी, ये क्यों रिकॉर्ड, ये 514 कैसे आया यहां पर? दिस ऑलवेज रिकॉर्डेड एट हाउ मच वैल्यू? सेटलमेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। आया समझ में कि नहीं? और टू बिजनेस परचेज कर लिया, पीसी आपने कर दिया, इस एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहां जाएगा? गुडविल, गुडविल में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगली एंट्री, अगली एंट्री तुम किसको पे करोगे? लिक्विडेटर को पे करोगे। पीसी पे करोगे ना लिक्विडेटर को? बताओ क्या क्या पे कर रहे थे तुम लोग? ऊपर ऊपर वर्किंग दिया हुआ है, क्या पे कर रहे थे? कैश, इक्विटी, प्रेफरेंस कर रहे थे कि नहीं? तो अगली एंट्री, लिक्विडेटर को तुम 38-20 पे कर रहे हो, प्रेफरेंस पे कर रहे हो 7-20 का, कैश पे कर रहे हो 3 लाख का, इक्विटी कैपिटल कितना पे कर रहे थे तुम? 10 लाख। कैसे आया सर? देखो जी, हाँ, 80,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 क्या था? 1 लाख। अरे 1 लाख था ना, और 1 लाख को 28 रुपए के हिसाब से इशू किया ना, पर 28 रुपए तो मार्केट वैल्यू है ना, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, तो इसलिए 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख पे। समझा कि नहीं समझा? कैसे आया? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 18। नहीं समझा क्या? चलो, फिर डिबेंचर होल्डर को तुम नए डिबेंचर दे रहे थे क्या? इन पुराने डिबेंचर होल्डर को तुम्हें कितना सेटल करना है? 514, याद है कि नहीं? इनको तुम्हें नया डिबेंचर देना है, तो डिबेंचर ऑर्डर अकाउंट डेबिट टू न्यू 7% डिबेंचर 514 514। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? पक्का? ये एंट्री क्लियर है सबको? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, क्या है सर? स्टेट रिजर्व। डन बेटा, इस तरीके से एंट्री करते हैं, और इस एंट्री के बेसिस पे आप बाकी का बैलेंस शीट बनाओगे। एक बार देख लेना, बाद में हो जाएगा कि नहीं? बोलो क्लियर? जी मैडम। चलो एक काम करते हैं, यहीं पर ओवर करते हैं, चलेगा? 1.25 घंटे में जितना हो पाया उतना पहले तुम उसको बनाओ तो सही, कम से कम पहले अपने दिमाग में डाल के रखो एटलीस्ट, ठीक है? बैटरी लो हो गई देखो। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सो आई होप आपको इतने लेक्चर के अंदर एक अमेलगमेशन का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। मैंने आपको बोला, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर लेट मी कंप्लीट द इंटायर कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द एग्जांपल्स। वंस द इंटायर कॉन्सेप्ट विल बी ओवर, एंड आई एम होपिंग कि कल की क्लास में मैं इंटायर कॉन्सेप्ट को आराम से खत्म कर दूंगा। इंटायर कॉन्सेप्ट में हमारा क्या क्या बचा हुआ है? मर्जर की अकाउंटिंग का एक एग्जांपल बचा हुआ है, हमें समझना है, जैसे आज हमने परचेज की अकाउंटिंग का समझा था। सेकंड हमारा समझना है ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स कैसे क्लोज करते हैं, वो समझना है। और थर्ड हमें समझना है अनरियलाइज प्रॉफिट के स्टॉक रिजर्व्स के एडजस्टमेंट, और फोर्थ मिसलेनियस पॉइंट। तो मुझे नहीं लगता कि कल भी हम क्वेश्चंस पे जा पाएंगे, पर कल हम सारे अमेलगमेशन के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर देंगे, और परसों की क्लास में मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस करवा लूंगा प्रैक्टिस के अंदर, जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आई होप गाइस इतना समझ में आ गया होगा।
थैंक यू सो मच। और जितने बच्चों ने अभी ये देखा लेक्चर, प्लीज 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 लाइक जरूर कर देना बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है तुम लोगों के लिए और इसके लिए कंसीडरेशन मुझे सिर्फ लाइक चाहिए। इसके अलावा जो ये आपको दिख रहा है पीडीएफ वगैरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक कंप्लीट लिंक मिल जाएगा और लिंक के अंदर आपको लिंक का नाम मिलेगा ऑल इन वन फोल्डर। ऑल इन वन फोल्डर में मैं ऑडियो रिवीजन डाल चुका हूं, ऑल इन वन फोल्डर में मैं एमसीक्यू डाल रहा हूं। आज रात को AS 19 के एमसीक्यू डल जाएंगे और AS 20 के एमसीक्यू डल जाएंगे। इसके अलावा ऑल इन वन के अंदर आपको पूरा रिवीजन शेड्यूल मिल जाएगा, सारे नोट्स मिल जाएंगे, मास्टर लेवल प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे और न्यूली एडेड टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी प्लीज देख लीजिएगा। और प्लीज अगेन बोल रहा हूं कि लाइक करने के बगैर मत जाना और दूसरों को भी शेयर करना। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।